नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, राजस्थान सीएचओ का एग्ज़ाम जो कि 8 जून को होने वाला है, उसके लिए सिर्फ 1 वीक बचा है। 1 वीक के अंदर हम बेस्ट से बेस्ट जो सिलेबस है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल पेपर, ठीक है। मॉडल पेपर के अंदर 1 वीक के अंदर हम कम से कम 2000 प्लस क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करेंगे। ये जो मॉडल पेपर मैंने तैयार किए हैं, इनके अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, नर्सिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन है वो मिला करके मैंने मॉडल पेपर तैयार किए हैं। और ये जो मॉडल पेपर है, ये आपको आने वाले जो सीएचओ एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मॉडल पेपर आएंगे। इनके अंदर से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो लगभग क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि जो एक इमेज आपको शो कर रही होगी, इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है? ये जो आपको इमेज जो दिखाई दे रही है, ये क्या चीज़ है, क्या इसका नाम है? ये जो ट्यूब है, ये इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसी इमेज आएगी क्वेश्चन के अंदर। इमेज देख करके आपको जो ऑप्शन है ABCD उसमें दिया होगा, तो वो आपको ऑप्शन चूज करना है। तो आपको जो इमेज देख करके पहचानना है कि ये जो ट्यूब है या ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है। तो फर्स्ट मैंने आपको एक इमेज शो कर रहा हूँ। इस इमेज का जो नाम है वो आपको बताना है कि ये इमेज है वो किस चीज़ की है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस इमेज को जाना जाता है राइल्स ट्यूब के नाम से, ठीक है। राइल्स ट्यूब के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और फीड वगैरह देने के लिए इसको नाक के जरिए सीधा स्टमक के अंदर डाला जाता है, ठीक है। जिस पेशेंट की अगर ओरली कोई सर्जरी हुई है या ओरली उसको कोई दिक्कत है, उस वजह से वो फीड नहीं ले पा रहा था, उसको नेजोगेस्ट्रिक NG ट्यूब भी इसको कहा जाता है और राइल्स ट्यूब के नाम से इसको जाना जाता है। नाक के जरिए ये स्टमक तक जाती है और इसके द्वारा फूड या मेडिसिन वगैरह दी जाती है। नेक्स्ट मैं आपको एक इमेज शो कर रहा हूं। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा है, तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होगा दोस्तों? ऐसी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको आजकल जो भी एग्जाम आने लगे, चाहे वो CHO का हो, चाहे NHM का हो, चाहे नर्सिंग लेवल के किसी भी फील्ड का एग्जाम हो, चाहे वो RRB एंड एम्स वगैरह का हो, तो उसके अंदर क्या इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आपको इमेज बेस्ड आपको मिलेंगे। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम होता है कुसो रिटेक्टर, ठीक है। कुसो रिटेक्टर नाम से इस इंस्ट्रूमेंट को जाना जाता है। नेक्स्ट हम इमेज में आपको शो कर रहा हूं कि एक कैंची टाइप एक इंस्ट्रूमेंट है वो शो हो रहा है और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको बताना है कि क्या होना चाहिए। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है निडल होल्डर, ठीक है दोस्तों। सुचरिंग जब की जाती है, जब कोई इंसिजन लग जाता है, जब कोई कट लग जाता है, तो वहां पर जब सुचरिंग की जाती है तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है और इसे निडल को होल्ड किया जाता है और सुचरिंग की जाती है, तो इसको निडल होल्डर के नाम से जाना जाता है। आगे से ये थोड़ा सा मोटा शो हो रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक फिर से एक ट्यूब टाइप, एक नलिया टाइप आपको दिखाई दे रही है, शो दे रही है इमेज। तो इस इमेज को किस नाम से जानेंगे? ये जो ट्यूब है ये किस नाम से जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फोलिस कैथेटर, ठीक है। यूरिनरी कैथेटर इसको बोला जाता है और फोलिस कैथेटर के नाम से इसको जाना जाता है। 12, 14, 16 FR इसकी जो साइज होता है उसके हिसाब से इसको अलग अलग, जैसे एज के हिसाब से या फीमेल और मेल के हिसाब से इसको कैथेटराइजेशन किया जाता है। तो ये मेल फीमेल के अंदर अलग अलग साइज होता है इसका। 12 FR का होता है, 14 FR है, 10 FR है, 16 FR ऐसे साइज का होता है और फोलिस कैथेटर के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आज की जो इमेज का क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, आपको एक मशीन इसके अंदर शो हो रही है, ठीक है। तो ये मशीन है जिसके अंदर एक स्ट्रिप लगी हुई, छोटी स्ट्रिप लगी हुई है और इसके अंदर रीडिंग आ रही है। तो ये जो मशीन है ये किस चीज के अंदर काम आती है और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ग्लूकोमीटर, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल जांच करने के लिए इस जो मशीन का जो प्रयोग किया जाता है तो इसको ग्लूकोमीटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इमेज रहेगी हमारी एक फिर से एक ट्यूब का इमेज मैंने आपको शो किया है। 7 नंबर ये ट्यूब है, ठीक है। तो ये जो ट्यूब है ये कहाँ पर यूज की जाती है और इसका जो नाम है वो क्या रहेगा? इस ट्यूब का नाम रहेगा दोस्तों नेजोफारिंजियल एयरवे, ठीक है। जब कोई ट्रोमा होता है, कोई इंजरी होती है, हेड इंजरी वगैरह होती है, तो नेजोफारिंजियल एयरवे इसको यूज किया जाता है। जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर इस जो ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आज की हमारी जो इमेज रहेगी, एक इंस्ट्रूमेंट की इमेज में आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर गायनाकोलॉजिकल के अंदर यूज किया जाती है। गायना की जो भी सर्जरीज वगैरह होती है उसके अंदर इसको यूज किया जाता है।
जनरल सर्जरी के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट का आपको नाम बताना है। सिम्स स्पेकुलम नाम से इस इंस्ट्रूमेंट को जाना जाता है, सिम्स स्पेकुलम नाम से। तो दोस्तों ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। हर मॉडल पेपर के अंदर मैंने 8 से 10 इमेज बेस्ड क्वेश्चन डाले हैं, ताकि जो भी अपने 10 से 15-20 क्वेश्चन जब हम मॉडल पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे तो उसके अंदर हमारे कम से कम 100 से प्लस इमेज बेस्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। एक प्रोसीजर की इमेज शो कर रही है जिसके अंदर एक व्यक्ति बैठा है और पीछे से क्या क्या एक सिरिंज लगा करके वहां से एक जो फ्लूइड वगैरह है वो निकाला जा रहा है। तो इस जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसीजर है इसका नाम क्या होगा? ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रोसीजर को जाना जाता है एंडोट्रेकियल इंटूबेशन के नाम से। ये जो प्रोसीजर है जिसके अंदर लंग्स के अंदर से पीछे से जो फ्लूइड या पस कोई कलेक्शन हुआ है तो उसको निकाला जाता है। ठीक है, नीडल वहां पे डाली जाती है, नीडल लगा करके थोरासेंटेसिस वहां पे किया जाता है और लंग्स के अंदर से जो फ्लूइड वगैरह है वो एक बैग के अंदर वो एकत्र किया जाता है। तो उसको एंडोट्रेकियल इंटूबेशन ये प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट हम एमसीक्यू पे आते हैं। एमसीक्यू की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इमेज बेस्ड के अंदर मैंने आपको 8 इमेजेस आज शो की है। नेक्स्ट जो मॉडल पेपर आएंगे उसी के अंदर ऐसे ही इंपॉर्टेंट इमेज मैं आपके लिए लेके आऊंगा जो कि सीएचओ ही नहीं बल्कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू क्लास के अंदर जो पहला एमसीक्यू में है, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज एंड लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज इन्फेंट हैव पॉलीसिथेमिया बिकॉज ऑफ। गर्भावधि आयु होती है, जो एज होती है, गर्भवती जो आयु होती है उसके लिए जो छोटे और गर्भवती आयु के लिए बड़े शिशु जो होते हैं उनके अंदर पॉलीसिथेमिया का कारण जो होता है वो क्या होता है? पॉलीसिथेमिया का कारण क्या रहेगा? तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो रहेगा हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा हाइपोग्लाइसेमिया, ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा हाइपोक्सिया और ऑप्शन फोर्थ रहेगा डी ऑप्शन इसका रहेगा हाइपोथर्मिया। ठीक है, तो गेस्टेशनल एज है उसके लिए जो छोटे और बड़े शिशु जो होते हैं उसके अंदर जो पॉलीसिथेमिया की जो कंडीशन होगी वो किस कारण से होती है ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, इसका हाइपोक्सिया है वो राइट आंसर रहेगा। आप ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ आप साथ साथ में इसको राइट डाउन करना कि आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हो रहे हैं। आप इसके अंदर अपना रिवीजन भी कर सकते हैं, अपना खुद का इवाल्युएशन भी कर सकते हैं। इनके इसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि जो जिस लेवल का एग्जाम आ रहा है आजकल तो उस लेवल के एग्जाम में हमारे जो कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा आज का, साइन एंड सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी प्रायोरिटी व्हेन केयरिंग फॉर ए न्यू डिलीवर्ड टर्म नियोनेट डायग्नोज एज स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। गर्भावधि की उम्र के हिसाब से जो छोटे आकार का नवजात शिशु हो रहा है उसकी देखभाल करते समय निम्नलिखित में से किन संकेतों और लक्षणों को प्राथमिकता देंगे? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन ए रहेगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन सेकंड बी रहेगा इसका बर्थ एस्पेक्सिया, तो ऑप्शन थर्ड रहेगा परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन और ऑप्शन फोर्थ रहेगा हाइपरग्लाइसीमिया। तो किस संकेत और किस तरह के लक्षण है उसको हम प्राथमिकता देंगे? ठीक है, तो प्रायोरिटी हमें किस चीज को देनी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बर्थ एस्पेक्सिया। अगर बच्चे को 8 बर्थ पे बर्थ एस्पेक्सिया की कंडीशन हो गई है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे? उसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो उसको हम बाद में हल कर सकते हैं, परसिस्टेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन बच्चे को तो उसको भी हम बाद में ट्रीट करते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया है तो वो भी कंडीशन है वो धीरे धीरे बाद में रिकवर हो सकती है। लेकिन जो एस्पेक्सिया की कंडीशन है 8 बर्थ पर अगर उसको सांस ही नहीं आ रहा, उसको दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले हम जो प्रायोरिटी देंगे उसको तो बर्थ एस्पेक्सिया की कंडीशन वाले बच्चे को हम देंगे। नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू आज करेगा बर्थ एस्पेक्सिया के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बर्थ एस्पेक्सिया क्या होता है कि इज ए मेजर कॉज ऑफ न्यूनेटल मोर्टिलिटी स्पेशली इन प्री टर्म बेबी। जन्म के समय श्वास रोध सबसे क्या होता है? भी श्वसन का अवरोध, सांस ही नहीं आ रहा बच्चे को, सांस लेने में मतलब अवरोध आ गया, रुकावट आ गई है, तो सबसे ज्यादा जो नवजात शिशु है उसकी मृत्यु का जो एक कारण है वो क्या होता है? बर्थ एस्पेक्सिया होता है। ठीक है, तो खासकर जन्म समय से पहले जो बच्चे जन्म ले लेते हैं ना उन शिशुओं के अंदर तो बर्थ एस्पेक्सिया की कंडीशन है वो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य कंडीशन रहेगी हमारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा बी। और बर्थ एस्पेक्सिया की कंडीशन के अंदर सेकंड एक और टॉपिक मैं आपको बताऊं कि गर्भावधि की उम्र के लिए जो छोटे गेस्टेशनल एज वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर जन्म स्वास्थ्य अधिक चिंता और उनको प्राथमिकता देनी होती है हमें, तो सबसे जो प्रायोरिटी है जो बर्थ एस्पेक्सिया को हम देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा रहेगा while taking vital sign of a child with contractions of aorta nurse should suspect।
महाधमनी जो एरोटा है, संकुचन वाले बच्चे के महत्वपूर्ण संकेतों को लेते समय नर्स को क्या संदेह करना चाहिए? जो एरोटा है उसका संकुचन हो रहा है, उस तरह का जो बच्चा है उसके अंदर जो नर्स क्या कर रही है, क्या सस्पेक्ट करेगी, नर्स को किस चीज़ का ध्यान रखना है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट रहेगा अवेक रेडियल पल्स, ए वीक रेडियल पल्स। ठीक है, तो एक कमजोर जो रेडियल पल्स है उस पर ध्यान देगी। ए स्ट्रॉन्ग पेडल पल्स, एक स्ट्रॉन्ग पेडल पल्स शो हो रही है तो उस पर ध्यान देगी। ठीक है, तो ए डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर इन द आर्म। ठीक है, एक आर्म के अंदर हम ब्लड प्रेशर चेक करें तो वो कम आया है तो करेंगे, या एलिवेटेड बढ़ा हुआ है, ऑप्शन डी रहेगा कि बढ़ा हुआ, अगर आर्म के अंदर ब्लड प्रेशर आया तो उस पर वो संकेतों पर वो नर्स को ध्यान देगी। तो ये जो 4 कंडीशन आपको बताई है उसके अंदर से अगर कोई एरोटा की कंडीशन, एरोटा संकुचन का जो बच्चा है और एरोटा कॉन्ट्रैक्शन का जो बच्चा, कॉन्स्ट्रक्शन का बच्चा है, उसके अंदर क्या होगा कि नर्स को सबसे ज़्यादा जो ध्यान है किस चीज़ कंडीशन पे देना है, तो जिस बच्चे का एक बीपी बढ़ा हुआ है ना, ठीक है, जिस बच्चे का बीपी बढ़ा हुआ है तो उस बच्चे पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्यों देना होगा इसका मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि co-retractions of aorta is narrowing of the aorta, usually thoracic segment, which cause accumulation of blood above the constrictions, so that increase blood volume and pressure in the arm and decrease blood volume and pressure in the legs will be noted। मतलब महाधमनी का जो संकुचन है, ठीक है, जो संकुचन है जो कि आमतौर पर क्या होता है वक्षीय खंड यानी कि थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि उसके ऊपर रक्त का अकोमोलेशन हो जाएगा, ब्लड है वहां पर इकट्ठा हो जाएगा, जिसके कारण क्या करेगा कि जो बाजू है, बाह है, जो बाजू है जिसकी बाह है, जिसमें जो रक्त की मात्रा है और उसका दाब है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और पैरों में भी रक्त की मात्रा और दबाव में कमी देखी जाएगी। ठीक है, तो बाजुओं में बढ़ जाएगा। बाजुओं के अंदर क्या होगा कि ब्लड का प्रेशर, क्योंकि थोरेसिक कैविटी के अंदर ब्लड का अकोमोलेशन हो जाए, चेस्ट के अंदर हो रहा है तो उसके अंदर बाजुओं के अंदर है जो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन पैरों के अंदर है जो लेग्स के अंदर है वो उसका दबाव कम हो जाएगा। उस कारण जो क्या होगा आर्म के अंदर जो बीपी है वो बढ़ा हुआ शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आ रहा जो एमसीक्यू रहेगा आज का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा कि मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड वॉल्व इन रूमेटिक हार्ट डिजीज। अगर आम वातीय हृदय रोग यानी कि रूमेटिक हार्ट डिजीज अगर किसी को है, रूमेटिक हार्ट डिजीज का कोई पेशेंट है तो उसके अंदर सबसे अधिक प्रभावित जो वाल्व है, जो हार्ट का जो कौन सा वाल्व है जो क्या करेगा सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, तो इसका जो ऑप्शन ए रहेगा ट्राइकस्पिड वाल्व, ऑप्शन बी रहेगा इसका एरोटिक वाल्व, ऑप्शन सी रहेगा इसका माइटल वॉल्व और ऑप्शन डी रहेगा इसका पल्मोनिक वॉल्व। ठीक है, तो ये 4 वॉल्व होते हैं हार्ट के, ट्राइकस्पिड वॉल्व, माइटल वॉल्व, एरोटिक वॉल्व और पल्मोनिक वॉल्व। लेकिन रूमेटिक हार्ट डिजीज की एक कंडीशन हमें दी गई है, उस तरह की कंडीशन के अंदर जो कौन सा वॉल्व है सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, तो इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी माइटल वॉल्व। माइटल वॉल्व ऑप्शन सी इसका जो राइट आंसर रहेगा माइटल वॉल्व। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि एज पर जोन्स क्राइटेरिया फॉर डायग्नोस ऑफ रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर का डायग्नोस कर रहे हैं। व्हाट इज द मिनिमम रिकमेंडेड क्राइटेरिया नीड टू बी प्रेजेंट टू डायग्नोस एक्यूट रूमेटिक फीवर। ठीक है, जो रूमेटिक बुखार है उसके निदान के लिए जोन्स मापदंड के अनुसार रूमेटिक जो फीवर है उसका ये क्वेश्चन आया है। तो उसके अंदर क्या है, तीव्र रूमेटिक फीवर अगर हुआ है किसी को तो उसके निदान के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें अनुशंसित मापदंड क्या होना चाहिए। ठीक है, इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए रहेगा प्रेजेंस ऑफ 1 मेजर और 2 माइनर साइन इन द प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा प्रेजेंस ऑफ 2 मेजर साइन एंड नो माइनर साइन इन द प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल क्राइटेरिया। मतलब प्रेजेंस ऑफ द या तो एक मेजर, एक बड़ा और 2 छोटे साइन उसके अंदर शो करेंगे इसेंशियल जो क्राइटेरिया उसके अंदर, या उसके अंदर दोनों बड़े साइन शो करेंगे लेकिन छोटा साइन उसके अंदर 0 रहेगा, या इसके अंदर बोथ ए और बी या दोनों हो सकते हैं, या प्रेजेंस ऑफ 1 मेजर एंड 1 माइनर, या एक बड़ा या एक छोटा साइन रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा, इसका जो राइट आंसर जाएगा सी जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही इसके जो राइट आंसर रहेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड आपको लग रहे हैं, लेकिन आजकल के जो एग्जाम जो भी आ रहे हैं तो उसके अंदर इसी तरह के एग्जाम आ रहे हैं जो कि नर्सिंग लेवल में डीप तक जाते हैं। कोई भी एग्जाम है, चाहे वो सीएचओ का एग्जाम है, आजकल हर एग्जाम टफ हो गया है, तो हमें टफ से टफ क्वेश्चन है वो कवर करना है। छोटे बेसिक सिंगल 1 लाइनर के क्वेश्चन भी इसके अंदर आपको मिलेंगे, जितने हो सकते हैं बेस्ट से बेस्ट मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन है वो पिक किए हैं।
नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है, विच हार्ट डिजीज इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद रूबेला इन्फेक्शन। कौन सा हृदय रोग है वो रूबेला संक्रमण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है दोस्तों। स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी ताकि जल्दी से जल्दी ये जो क्लास ज़्यादा लंबी ना हो और जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन है वो कवर कर सकें। तो नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है भी, कौन सा जो हृदय रोग है वो अधिक रूबेला मतलब जो सबसे रूबेला संक्रमण से जुड़ा हुआ है वो कौन सा है। तो ऑप्शन फर्स्ट रहेगा पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, सेकंड रहेगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, थर्ड रहेगा आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट और फोर्थ रहेगा एसिन-मेनेजर सिंड्रोम। तो ये कौन सी हार्ट डिजीज है जो कि रूबेला इन्फेक्शन से जुड़ी हुई है। चार कंडीशन मैंने आपको बताई है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस जो क्या रहेगा, एक हार्ट डिजीज है जो कि रूबेला संक्रमण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, वाइल परफॉर्मिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर का क्वेश्चन आ गया जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीआर से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको राइट डाउन कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। जब हम सीपीआर परफॉर्म कर रहे हैं, सीपीआर दे रहे हैं एक 5 साल के बच्चे को, 5 ईयर ओल्ड बच्चे को, द नर्स पल्पेट फॉर ए पल्स, नर्स क्या करेगी, एक पल्स को पल्पेट करके देखेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज द बेस्ट फॉर चेकिंग द पल्स ड्यूरिंग सीपीआर इन ए 5 ईयर चिल्ड्रन। दोस्तों क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है कि 5 साल का एक बच्चा है, उसके अंदर आप सीपीआर दे रहे हो, तो आपको जो कौन सी पल्स है वो चेक करनी है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए रहेगा कि फिमोरल पल्स हम बच्चे की चेक करेंगे। 5 साल का बच्चा है तो उसको फिमोरल हम उसके अंदर चेक करेंगे। सेकंड रहेगा कैरोटिड, उसमें चेक करेंगे। ठीक है, कैरोटिड जो वेन है वो चेक करेंगे। फोर्थ हमें रेडियल पल्स चेक करेंगे। ठीक है, या ऑप्शन डी इसका रहेगा, या ब्रेकियल जो पल्स है वो चेक करेंगे। तो 4 तरह की पल्स मैंने आपको बताई, फिमोरल चेक करेंगे, कैरोटिड चेक करेंगे, रेडियल चेक करेंगे या ब्रेकियल चेक करेंगे। तो आप सभी का ये क्वेश्चन तो गलत होना नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीआर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको 101% है वो सीएचओ के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। कैरोटिड पल्स है वो सीपीआर के दौरान चेक की जाती है 5 ईयर के बच्चों तक, या इन्फेंट के अंदर या चाइल्ड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 16 नंबर एमसीक्यू हमारा, हेरिंग ब्रेउर रिफ्लेक्स। ठीक है, हेरिंग ब्रेउर रिफ्लेक्स एक रिफ्लेक्स होता है, वो रिफ्लेक्स है वो क्या है और कैसे वर्क करता है, किस पे वर्क करता है। हेरिंग ब्रेउर प्रतिवर्त या रिफ्लेक्स है वो क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन इसका हमारा रहेगा कि ऑप्शन ए रहेगा, रिस्पॉन्ड टू द इंक्रीज इन ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। ये रिस्पॉन्ड करता है, ये किससे रिलेटेड जुड़ा हुआ है कि ब्लड के अंदर है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी हुई है, इस चीज़ को ये शो करेगा। सेकंड ऑप्शन रहेगा कि रिस्पॉन्ड टू द डिक्रीज इन द ब्लड ऑक्सीजन लेवल, रक्त के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर है उसका लेवल है वो कम हो गया है। या लिमिट द एक्सटेंट ऑफ एक्सपायरेशन, या जो एक्सपायरेशन की जो लिमिट है या जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की जो लिमिट है वो क्या एक्सटेंड हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई है। या ऑप्शन डी है इसका कि अकर्स व्हेन स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द लंग सेंड टू सिंगल दैट इनहिबिट द रेस्पिरेटरी सेंटर, या सांस छोड़ने की जो सीमा है वो सीमित करता है। तब ये होता है कि जब फेफड़े का खिंचाव रिसेप्टर श्वसन तंत्र बाधित करे। इसका डायरेक्ट मतलब ये रहेगा कि जब अकर वेन स्ट्रेच रिसेप्टर, जब रिसेप्टर है वो स्ट्रेच करेंगे, द लंग्स क्या रिसेप्टर स्ट्रेच करेंगे, सिग्नल सेंड करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर से। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, जो क्वेश्चन हमारा है हेरिंग ब्रेउर प्रतिवर्त क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी है कि जो सांस छोड़ने की जो ऑप्शन, ये राइट थोड़ा मिस है, टाइपिंग मिस है, इस वजह से मैं आपको डी से स्टार्ट करूँ कि हेरिंग ब्रेउर रिफ्लेक्स जो क्या होता है कि जब फेफड़े में खिंचाव होता है, रिसेप्टर श्वसन तंत्र केंद्रित को बाधित करने वाले संकेत भेजते हैं। ठीक है, फेफड़े के अंदर जब संकुचन होगा, जब फेफड़े सिकुड़ेंगे तब वो रेस्पिरेटरी सेंटर पर एक मैसेज जाएगा। ठीक है, कि हमें जो सांस लेने के अंदर बाधा उत्पन्न हो रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत उत्पन्न हो रही है, तो वो जो सिग्नल भेजे जा रहे हैं वो जो होता है, जब ये कंडीशन कब होगी, जब फेफड़ों के अंदर संकुचन होगा, फेफड़े सिकुड़ेंगे, तब जो श्वसन सेंटर तक है, श्वसन के जो केंद्र तक जो सिग्नल जाता है, उस जो कंडीशन को बोलते हैं हेरिंग ब्रेउर रिफ्लेक्स।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ बोन इन द स्कल। दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़े लेंथी भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को बीच में नहीं छोड़ना, आप क्लास को कंटिन्यू वॉच करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अटेम्प्ट हो। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन है उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन आजकल के एग्जाम में थोड़े उसमें डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें हर चीज़ हर टाइप के जो क्वेश्चन है वो कवर करने हैं। नंबर ऑफ बोन्स इन द स्कल, स्कल के अंदर जो बोन्स है उसकी संख्या पूछी गई है। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो ये फ्रेशर के लिए तो बहुत ही ऐसे उनको लगेगा कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन पे ज़्यादा बच्चे ध्यान देते हैं, तो आपको हर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो नंबर ऑफ बोन इन द स्कल, स्कल के अंदर जो बोन है वो पूछी गई है, तो ऑप्शन ए इसका 22, ऑप्शन बी है इसका 24 24, ऑप्शन सी है 26 और ऑप्शन डी है 28। तो आप सभी को पता है कि इसका जो राइट आंसर वो रहेगा ऑप्शन ए 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हम पढ़ेंगे। द एपिथेलियल टिश्यू दैट लाइन्स द यूरिनरी ब्लैडर इज, एपिथेलियल यूरिनरी ब्लैडर है वो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, लेकिन उसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू का कौन सा टाइप है जो प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन है में पूछा गया कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एपिथेलियल टिश्यू से जो बना होता है उसके अंदर जो किस तरह का सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होगा, स्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होगा, ऑप्शन सी है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू होगा, या ऑप्शन फोर्थ इसका स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड है, एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू इसका जो राइट आंसर जाएगा, ये आप राइट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे। फर्स्ट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इज कॉल्ड एज, जो वर्टिब्रल कॉलम की जो फर्स्ट बोन है उसको किस नाम से जाना जाता है। बेसिक क्वेश्चन है, सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एटलस बोन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सेकंड है एक्सिस बोन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी रहेगा क्लेविकल बोन के नाम से जाना जाता है, या ऑप्शन डी रहेगा हाइयोड बोन के नाम से जाना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एटलस बोन। फर्स्ट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इज नोन एज एटलस बोन। नेक्स्ट एक सिंगल लाइनर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आपके लिए लेके आया हूं कि ईयर ओसिकल्स आर मेड ऑफ, जो ईयर ओसिकल्स बने होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, किस तरह के कार्टिलेज से बने होते हैं। सिंगल लाइनर लेकिन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ईयर ओसिकल्स आर मेड फ्रॉम। ठीक है, इसका ऑप्शन ए रहेगा हाइलिन कार्टिलेज, ऑप्शन बी रहेगा फिब्रो कार्टिलेज, ऑप्शन सी रहेगा इलास्टिक कार्टिलेज, और ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ द अबोव। तो आप सभी दोस्त साथ साथ में जो क्वेश्चन है आप अपना खुद का इवाल्युएशन करना, देखना कि ये क्वेश्चन मेरा गलत है या क्वेश्चन राइट है। आप जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा कम से कम 7 दिन के अंदर मेरा ये टारगेट रहेगा कि आपको 2000 प्लस एमसीक्यू कराऊंगा, जिसके अंदर आपको सभी तरह के क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, और उसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको गलत हो रहे हैं, तो आप फर्स्ट इसी मॉडल पेपर के अंदर इवाल्युएशन करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी इलास्टिक कार्टिलेज, जो ईयर ओसिकल्स आर मेड फ्रॉम ई फॉर ईयर और ई फॉर इलास्टिक कार्टिलेज से वो बने होते हैं। तो ये चीज आप याद रखना। नेक्स्ट सिंगल लाइनर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, टोटल नंबर ऑफ कार्पल बोन इन ह्यूमन बॉडी, कार्पल बोन की संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजन पैदा करने वाला क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रहेगा 8, ऑप्शन बी रहेगा 10, ऑप्शन सी रहेगा 14 और ऑप्शन डी रहेगा 16। तो टोटल जो कार्पल बोन्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कितनी होती है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा कि ऑप्शन डी दोस्तों 16, इसका जो राइट आंसर रहेगा कि ऑप्शन डी है 16, ये इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन डी राइट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि व्हेन यूट्रस इज ओवर स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन। देखो डिलीवरी के अंदर, प्रेगनेंसी जब लेबर के अंदर क्या होता है कि डिलीवरी हो रही होती है तो उसके अंदर क्या ड्रग का यूज किया जाता है, ऑक्सीटोसिन का यूज किया जाता है। तो वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है यूट्रस को। ठीक है, ओवर स्टिमुलेट अगर हो गया है, अगर वो ज्यादा स्टिमुलेट हो गया, ओवर स्टिमुलेट अगर हो गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ द नर्स कैन आइडेंटिफाई, तो नर्स है वो कौन सा साइन, वो सिम्टम है वो उसके अंदर से देखेगी कि उस वजह से ये आइडेंटिफाई करेगी कि जो ऑक्सीटोसिन हमने ड्रग दी है यूट्रस को स्टिमुलेट करने के लिए कि वो ज्यादा हो गई है, उसकी डोज ओवर हो गई है, उसके कारण क्या क्या जो यूट्रस है वो ओवर स्टिमुलेट हो गया है। ठीक है, तो लक्षण कौन से लक्षण की है वो नर्स पहचान करेगी। दोस्तों सबसे मेन बात तो यही रहेगी कि हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है हमें। ठीक है, हमें क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो हम उसको जो राइट है, जो ऑप्शन है उसको हम चूज नहीं कर पाएंगे।
तो ये क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन जो ड्रग है उसकी ओवरडोज से जो यूट्रस है वो ओवर स्टिमुलेट हो गया है, तो कौन सा जो साइन एंड सिम्टम हमें शो करेगा? ऑप्शन फर्स्ट इसका रहेगा कि वीक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उसके अंदर शो होंगे, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड टू मोर देन 90 सेकेंड। वीक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, ठीक है, तो प्रोलॉन्ग्ड टू मोर देन 90 सेकेंड, मतलब लगभग 90 सेकंड से ज्यादा तक रहेंगे और वीक रहेंगे। या सेकंड ऑप्शन रहेगा कि इंक्रीज्ड लेबर पेन, जो लेबर पेन है वो बढ़ जाएगा, विद ब्राइट रेड विजाइनल ब्लीडिंग, विद क्या किसके साथ रहेगा कि ब्राइट रेड विजाइनल ब्लीडिंग होगी, उसके अंदर चमकदार जो रेड बिल्कुल प्योर लाल रंग की जो ब्लीडिंग उसके अंदर होगी। ऑप्शन थर्ड रहेगा टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शंस प्रोलॉन्ग्ड फॉर मोर देन 90 सेकंड्स, जो टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन है वो 90 सेकंड से ज्यादा रहेंगे। या ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा कि इंक्रीज रेस्टलेसनेस विद पेन, या रेस्टलेसनेस रहेगी और पेन रहेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा मतलब वो अनकंफर्टेबल फील करेगी। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या रहेगा दोस्तों? टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोलॉन्ग्ड मोर देन 90 सेकंड, ये इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। डॉक्टर ने ऑर्डर किया है, इस तरह का क्वेश्चन आपको 100% क्या 101% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। डोज कैलकुलेशन का ये जो डो रहेगा, तो इसके अंदर डॉक्टर क्या ऑर्डर कर रहा है? 0.35 mg एंड अवेलेबल ड्रग है 0.25 mg पर ml। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्रग शुड बी गिवन, ठीक है, डॉक्टर ने क्या किया है 0.35 mg दिया है, अवेलेबल ड्रग है 0.25 mg अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो जो ड्रग की डोज है वो कितनी देनी चाहिए, ठीक है, 1 ml के अंदर क्या 0.25 ml है, तो ये हमें ड्रग डोज कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो लगा करके डोज निकालनी होती है। तो इसका ऑप्शन ए रहेगा 1.4 ml, ऑप्शन बी रहेगा 0.4 ml, ऑप्शन सी रहेगा 1.8 ml और ऑप्शन डी रहेगा उसका 2.4 ml, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या रहेगा दोस्तों, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1.4 ml, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा, ठीक है। 0.4 ml तो क्योंकि 1 ml में 25 mg है तो वो बिल्कुल कम रह जाएगी। 1.8 ml इसका ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये कम से कम 45-50 mg तक चला जाएगा, ठीक है। कम से कम ये रहेगा 45 mg तक चला जाएगा, लेकिन 2.4 mg तो ये तो कम से कम 70 प्लस चला गया, ठीक है, 60-70 प्लस mg तक चला गया है। तो हमें जो 0.35 mg की डोज देनी तो 1.4 ml हमारी जो डोज रहेगी। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू हम पढ़ते हैं रिक्वायर्ड डोज के बारे में। मैं आपको बता दूं कि रिक्वायर्ड डोज डिजायरेबल डोज हैव डोज एक्स ml, तो रिकमेंडेड डोज कितनी रहती है कि 0.35 हमें रिकमेंडेड है, हमारे पास अवेलेबल कितनी है 0.25 अवेलेबल है, 1 ml के अंदर अवेलेबल है, तो इसको हम जब डिवाइड बाई इंटू करेंगे तो इसको 1.4 ml हमारी जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकिन इजी एमसीक्यू। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज इज लोकेटेड एट, ठीक है, आईसीएन का जो पूछा गया है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज का जो हेडक्वार्टर है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए रहेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, ऑप्शन बी रहेगा वाशिंगटन यूएस के अंदर, ऑप्शन सी रहेगा न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर, और ऑप्शन डी रहेगा लंदन यूके के अंदर। तो आईसीएन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोस्ट एमसीक्यू, जो सबसे ज्यादा बहुत बार इसके अंदर पूछा गया, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो। एंटीडोट ऑफ MgSO4 इज, MgSO4 का एंटीडोट पूछा गया है, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इसका दोस्तों है नलेक्सोन, ऑप्शन बी है प्रोटामिन सल्फेट, ऑप्शन सी रहेगा पोटेशियम क्लोराइड और ऑप्शन डी रहेगा कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो आप सभी दोस्तों क्लास को कंटिन्यू वॉच करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू हम हैं वो मॉडल पेपर के जरिए CHO एग्ज़ाम के इस जो लास्ट वीक है हमारा उसके अंदर हम एक ज़बरदस्त तैयारी के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉडल पेपर है कवर करेंगे। तो एंटीडोट ऑफ MgSO4 इज नैलेक्सोन, प्रोटामिन सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर है वो क्या रहेगा दोस्तों? अगर आपको कुछ क्वेश्चन के अंदर आंसर गलत लग रहे हैं, कुछ आपको मिस्टेक लग रही है या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा कैल्शियम ग्लूकोनेट राइट आंसर रहेगा। MgSO4 का जो एंटीडोट रहेगा वो कैल्शियम ग्लूकोनेट रहेगा। 1 से 2 एंटीडोट मैं आपको बता देता हूं। MgSO4 का जो एंटीडोट है वो होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। एंटीडोट ऑफ हेपारिन का कई बार पूछा जाता है तो उसका रहेगा प्रोटामिन सल्फेट। और एंटीडोट ऑफ ओपियोइड का अगर एंटीडोट कई बार पूछा जाता है तो उसका एंटीडोट रहेगा नैलेक्सोन।
नेक्स्ट हमारा 26 नंबर जो एमसीक्यू वो रहेगा, फेमोटोडिन यानी कि पेप्सिड्स, एक ग्राहक को पेप्टिक अल्सर रोग के लिए निर्धारित किया गया है। पेप्टिक अल्सर आपने प्रिस्क्राइब किया गया क्लाइंट को, डिजीज उसको क्या है, पेप्टिक अल्सर की कंडीशन है। द क्लाइंट आस्क द नर्स व्हाट इज द मेडिकेशन डोज, द नर्स रिस्पॉन्डेड। तो जो ग्राहक है वो नर्स से पूछता है कि ये दवा है वो क्या काम करेगी, ठीक है। तो नर्स का जवाब है वो क्या रहेगा, ये पूछा गया है। फेमोटोडिन एक साल्ट होता है, पेप्टिक एसिड होती है, जिससे पेंटाप्रोजोल, ओमेप्रोजोल, डीएसआर वगैरह हम यूज करते हैं बेसिक तौर पर। तो उसी तरह का, तो ये नर्स क्या कहेगी कि ये क्या काम करती है, तो ये इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ा देगी या न्यूट्रलाइज कर देगी, गैस्ट्रिक एसिडिटी जो बन चुकी है उसको न्यूट्रलाइज करेगी, या फैसिलिटीज हिस्टामिन रिलीज करेगी, या इनिबिट करेगी, गैस्ट्रिक एसिड जो सिक्रीशन हो गया उसको रोकेगी, ठीक है। तो इस ड्रग का उपयोग पूछा गया, तो नर्स का जो इसका जवाब रहेगा, जो राइट आंसर इसका रहेगा वो रहेगा कि इनिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, जो गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रीशन हो रहा है उसको ये रोकेगी, ठीक है दोस्तों। रेनेटिडिन, निजाटिडिन एंड फिमोटिडिन, ठीक है, ये सारे जो साल्ट हैं जो बेसिक रेंटिक वगैरह यूज किया जाता है, रेनेटिडिन वगैरह साल्ट यूज किए जाते हैं। तो ये जो 2-3 साल्ट है, ठीक है, इज H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट साल्ट होते हैं, ठीक है। इट विल बी डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन बाय इनिबिट H2 रिसेप्टर, ये क्या करते हैं, इनिबिट कर देते हैं H2 रिसेप्टर को, और गैस्ट्रिक सिक्रीशन उसकी वजह से कम हो जाता है और पेशेंट को उस कंडीशन से रिकवरी मिलती है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू रहेगा, ऑर्डर इज 180 mg ऑफ सिफिक्सिम इंट्रावेनसली अवेलेबल फ्रॉम 500 mg पर 5 ml. What is the amount of the medication to be administered using a 2 ml syringe with 10 divisions per ml? ऑर्डर किया गया है, क्वेश्चन आप समझना कि ऑर्डर किया गया है 180 मिलीग्राम सिफेक्ट्राक्सिम इंट्रावेनसली इंजेक्शन है, वो 180 मिलीग्राम के अंदर ऑर्डर किया गया है। उपलब्ध हमारे पास कितना है कि 500 मिलीग्राम है, ठीक है। 180 मिलीग्राम दिया गया है, लगाना है हमें, लेकिन 500 ग्राम हमारे पास है 5 ml के अंदर, ठीक है। तो 10 डिवीजन प्रति ml के साथ 2 मिलीमीटर सिरेंज का उपयोग करके जो दवा हम देंगे तो उसकी मात्रा वो कितनी रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 8 डिवीजन के अंदर रहेगी, 12 डिवीजन के अंदर रहेगी, 18 डिवीजन के अंदर रहेगी, ठीक है। तो इसका जो कैलकुलेशन है मैं आपको बताऊं करके, ऑप्शन डी इसका 1.8 डिवीजन रहेगी। तो 500 mg बराबर 5 ml है, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। 500 जो ऑप्शन बी है 18 डिवीजन है इसका जो राइट आंसर रहेगा। तो इसका कैलकुलेशन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 1 ml 10 डिवीजन, 1 ml बराबर कितना है 10 डिवीजन, ठीक है। नाउ यू सी दैट 100 mg के बराबर होगा 1 ml, ठीक है। देन 180 के बराबर रहेगा 1.8 ml, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 1.8 जो ml आया है वो 10 से इंटू करेंगे हम, तो 18 जो इसका डिवीजन है वो रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हम पढ़ते हैं, 29 नंबर एमसीक्यू रहेगा कि ए नर्स वर्किंग इन द आईसीयू एंड सी बाय मिस्टेकली मेड ए मेडिकेशन एरर दैट इमीडिएटली आइडेंटिफाई व्हाट शुड बी द नर्स फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा। एक नर्स है वो क्या कर रही है, आईसीयू के अंदर काम कर रही है, और उसने क्या किया, गलती से कि दवा की है जो गलती कर दी है, कोई मेडिसिन गलत उसने दे दी है, तो उसकी तुरंत उसने पहचान भी कर ली है कि ये जो ड्रग मैंने दी है ये गलत दे दी है। तो सबसे पहले नर्स है वो किसको इन्फॉर्म करेगी, या नर्स को क्या करना चाहिए, क्या वर्क करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। ऑप्शन ए रहेगा कि रिकॉर्ड द एरर ऑन द मेडिकेशन शीट, जो मेडिकेशन शीट जो मेडिकेशन चार्ट है उस पर वो रिकॉर्ड करेगी कि ये मैंने जो मिस्टेक से गलती है ये कर ली है। या वो क्या करेगी, नोटिफाई द फिजिशियन रिगार्डिंग कोर्स ऑफ द एक्शन, या वो फिजिशियन को जो कोर्स चल रहा है उसके रिगार्डिंग नोटिफाई करेगी। या ऑप्शन सी करे, चेक द पेशेंट कंडीशन टू नोट एनी पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द एरर, या वो क्या करेगी, पेशेंट की कंडीशन को चेक करेगी और चेक करेगी कि कोई यानी कोई पॉसिबल इफेक्ट अगर उसमें दिक्कत है या नहीं है। ऑप्शन डी रहेगा कि कंप्लीट एन इंसिडेंट रिपोर्ट एक्सप्लेनिंग हाउ टू मिस्टेक वाज मेड, या वो करेगी कि जो कंप्लीट इंसिडेंट हुआ है उसकी रिपोर्ट तैयार करेगी कि ये जो कंडीशन है वो कैसे हुई, कैसे मिस्टेक हुई, कैसे हुई, तो वो क्या करेगी। तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों रहेगा कि सबसे पहले नर्स को क्या करना है कि चेक द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन को चेक करना है, टू नोट एनी पॉसिबल इफेक्ट टू द एरर, जो एरर उसके अंदर हुआ है उसके लिए पॉसिबल इफेक्ट वो क्या वर्क कर सकती है, क्या काम कर। सबसे पहले कि इस पेशेंट की कंडीशन चेक करनी है, उसके वाइटल चेक करना है, सारा कुछ चेक करना है।
देन साथ साथ में क्या करना है, बाद में फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है साथ साथ में। तो सबसे पहले जो पेशेंट की कंडीशन चेक करना है और खुद क्या कर सकती है फटाफट जल्दी से जल्दी, सबसे पहले ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा रहेगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा कि द नर्स शुड चेक द प्रिस्क्रिप्शन। नर्स क्या कर रही है, प्रिस्क्रिप्शन को चेक कर रही है कितने टाइम, डैश 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 टाइम बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन द मेडिकेशन टू। मतलब डॉक्टर ने एक पर्ची लिख दी है, उस पर दवाई डॉक्टर ने लिख दी है कि ये मरीज को दवा दे देनी है, तो नर्स वो दवा की जो पर्ची है दवा देने से पहले है वो कितनी बार चेक करनी चाहिए। ऑप्शन ए रहेगा एक बार, ऑप्शन बी रहेगा 2 बार, ऑप्शन सी रहेगा 3 बार और ऑप्शन फोर्थ रहेगा डी रहेगा 4 बार। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कम से कम 3 बार जो है नर्स को प्रिस्क्रिप्शन है वो चेक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर रिक्वायर ए नर्स टू वियर ग्लव्स। ग्लव्स निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में नर्स को दस्ताने पहनने की आवश्यकता होती है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया, ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जिसके अंदर नर्स को कम से कम, नर्सिंग ऑफिसर जो है उसको काम में क्या करना पड़ेगा कि हमें ग्लव्स वो पहनना अनिवार्य है। तो ऑप्शन ए रहेगा कि बैक मसाज, अगर हम बैक मसाज कर रहे हैं तो हमें जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन बी रहेगा ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, अगर हम ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो हमें ग्लव्स पहनने की जरूरत है। ऑप्शन सी रहेगा फीडिंग कर रहे हैं, हम किसी को फीडिंग करा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, तो उसमें ग्लव्स की रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन डी रहेगा कि प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन, अगर हम किसी को ओरल हाइजीन प्रोवाइड करवा रहे हैं तो हमें ग्लव्स की सबसे ज़्यादा वो नीड रहेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो क्या रहेगा, ऑप्शन डी है, प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन। अगर हम दे रहे हैं, ओरल हाइजीन हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जो ग्लव्स पहनने की आवश्यकता रहेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा रहेगा 32 नंबर एमसीक्यू रहेगा कि व्हेन असेसिंग ए पेशेंट्स ब्रीथ साउंड, जब पेशेंट का ब्रीथ साउंड असेस कर रहे हैं, द नर्स हियर ए हाई पिच्ड कंटिन्यू साउंड, एक हाई पिच्ड कंटिन्यू साउंड नर्स को क्या करा सुनाई दे रहा है। व्हाट टाइप ऑफ द ब्रीथ साउंड वुड बी नर्स डॉक्यूमेंट, तो वो जो किस तरह की जो सांस है वो नर्स रिकॉर्ड करेगी कि ये जो सांस है ये कुछ अलग तरीके की है, उसके अंदर कोई डिजीज होती है। ऑप्शन ए रहेगा रॉन्ची टाइप की अगर साउंड आ रही है तो होगा, ऑप्शन बी क्रैकल्स आ रहे हैं तो नर्स उसको रिकॉर्ड करेगी, या ऑप्शन सी और स्टाइडोर की अगर आवाज आ रही है, ये ऑप्शन डी रहेगा विजिंग्स की आवाज आ रही है। तो ये 3-4 तरह की, अगर कोई रेस्पिरेटरी डिजीज जब होती है तो उसके अंदर 3-4 तरह की आवाज़ें मतलब फेफड़ों से सांस लेते समय निकलती है। क्रैकल साउंड निकलते हैं, स्टाइल दरवाजे खिड़कियाँ जैसे खिड़कती है वैसे निकलते हैं, सीटियाँ टाइप बजती है, तो कागज़ की पन्नी जैसे खड़कती है, तो ये सब क्या उसके अंदर आवाज़ आती है अलग अलग। तो जो किस तरह की आवाज़ है वो नर्स है वो रिकॉर्ड करेगी। इसका जो राइट आंसर रहेगा डी विजिंग साउंड। विजिंग साउंड अगर आ रही है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करेगी नर्स है वो आवाज़ को रिकॉर्ड करेगी कि विजिंग साउंड है वो इसके अंदर थोड़ा दिक्कत है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू रहेगा विजिंग जो साउंड्स है इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि विजिंग साउंड है इट इज़ म्यूजिकल और हाई पिच साउंड होती है। विजिंग साउंड क्या होती है, इट इज़ म्यूजिकल और हाई पिच्ड साउंड होती है। कंटिन्यू साउंड आर हियर्ड एज एयर पासेस थ्रू नेरोड एयरवे, इट इज़ यूजली सीन इन अस्थमा। अस्थमा की जो डिजीज़ है उसके अंदर क्या होते हैं, जो एयर पासेज होते हैं, जो जहाँ से हवा ऑक्सीजन वगैरह क्रॉस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ क्रॉस, तो वो जो रास्ते होते हैं एयर क्रॉस करने के वो सारे नेरो पतले हो जाते हैं और उसके अंदर से विजिंग सिटी टाइप विसल टाइप की जो साउंड होती है विजिंग साउंड उसके अंदर से आती है, तो अस्थमा की कंडीशन के अंदर होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोची साउंड्स जो होते हैं, रोंची साउंड जिसको बोला जाता है, इट इज़ लो पिच्ड साउंड होते हैं, कंटिन्यू साउंड होते हैं विद ए स्नोरिंग क्वालिटी दैट अकर व्हेन एयर पासेस थ्रू सिक्रेशन। जैसे कि बर्फ जब गिरती है ना, बर्फ की जब गोले गिरते हैं, स्नो जैसे स्नो फॉलिंग होते हैं तो स्नोरिंग साउंड होते हैं। जैसे कि सिक्रेशन अगर प्रेजेंट है, लंग्स के अंदर सिक्रेशन प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या रोंची साउंड है वो हमें सुनाई देंगे। क्रैकल साउंड की हम बात करेंगे तो इट इज बबलिंग, जैसे बबलिंग होती है, क्रैकल्स होते हैं एंड पुपिंग होंगी। लो टू हाई पिच्ड डिसकंटिन्यू साउंड आएंगे दैट अकर व्हेन एयर पासेस थ्रू फ्लूइड फिल्ड एयरवे, मतलब फ्लूइड भरा हुआ है उसके अंदर से अगर एयर क्रॉस करेगी तो जैसे बबल्स बाहर निकलते हैं तो उस तरह की आवाज आएगी। और ये जो कंडीशन है ये पल्मोनरी एडिमा की जो कंडीशन होती है उसके अंदर जो क्रैकल साउंड हमें शो करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्राइडोर। स्ट्राइडोर जो साउंड होगी वो इट इज लाउड और पिच्ड साउंड होती है ड्यू टू नेरोविंग ऑफ द एयरवे। एयरवे अगर नेरो हो चुके हैं तो उसके अंदर भी स्ट्राइडोर टाइप की जो साउंड हमें सुनाई देगी। नेक्स्ट 33 नंबर एमसीक्यू आज का हमारा रहेगा कि ए नर्स इज कंडक्टिंग एन असेसमेंट ऑफ ए पेशेंट्स क्रेनियल नर्व। नर्स क्या करिए, क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व है उसका असेसमेंट कर रही है। तो नर्स आस्क द क्लाइंट टू राइज द ईयर ब्रो,
नर्स क्या करेगी कि भुएं ऊपर उठाने के लिए बोलेगी, स्माइल करने के लिए बोलेगी, दांत दिखाने के लिए, शो द टीथ टू असेस विच क्रेनियल नर्व। तो ये जो बोलेगी, नर्स बोलेगी कि आपकी जो भुएं हैं, आईब्रो है, उनको ऊपर नीचे करके दिखाओ, आप स्माइल करके दिखाओ, आप जो दांत है वो शो करो, बाहर दिखाओ। तो नर्स कौन सी जो क्रेनियल नर्व है उसको चेक करना चाहती है, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए रहेगा ऑफ्लोक्ट्री, ऑप्शन सेकंड बी रहेगा इसका ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन थर्ड रहेगा फेशियल नर्व, या ऑप्शन डी रहेगा वेगस नर्व। तो ये जो चीजें नर्स चेक कर रही है, आईब्रो का, स्माइल का, टिथ का, ये सब वो कौन सी जो नर्व है उसको चेक करने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका ऑफ्लोक्ट्री नर्व, ऑप्शन बी ऑप्टिक, ऑप्शन सी है फेशियल, ऑप्शन फोर्थ रहेगा डी इसका वेगस नर्व। तो इसका राइट आंसर रहेगा फेशियल नर्व, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जाएगा। फेशियल नर्व को चेक करने के लिए जो नर्स है वो क्या कर रही है कि ये जो एक्टिविटी पेशेंट से करवा रही है। The olfactory nerve is assessed to tested by the tasting smell receptions with variant agent। जो olfactory जो नर्व है वो कब चेक की जाएगी कि किसी भी चीज़ की स्मेल टेस्ट करने के लिए olfactory नर्व है वो चेक की जाती है। ऑप्टिक नर्व चेक करेंगे कि विजुअल एक्टिविटी के लिए, और वेगस नर्व चेक करेंगे कि पेशेंट को स्वेलो करने के अंदर, स्पीक करने के अंदर, या अलग कोई होर्सनेसेस को जैसे आवाज़ वगैरह के अंदर दिक्कत है तो उसके लिए हम वेगस नर्व को चेक करेंगे। तो ये 3-4 नर्व है उनके जो वर्क आ गए। क्वेश्चन नंबर 34 हम पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू की। एक पेशेंट है वो क्या क्या फेब्राइल है, उसको बुखार है, और मे लूज बॉडी हीट थ्रू दी परस्पायरेशन, मतलब पसीने के माध्यम से क्या गर्मी को वो कम कर सकता है। दी नर्स रिकॉग्नाइज कर रही है, पहचान के दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस का। मैकेनिज्म का ये क्वेश्चन आया है कि जो हीट लॉस के जो मैकेनिज्म है, 3-4 उसके जो पार्ट है, 4 पार्ट होते हैं, तो उसके अंदर कौन सा ये मेथड है जिसके अंदर क्या हो रहा है, पसीने के माध्यम से एक कंडीशन दी गई है जिसके अंदर व्यक्ति है उसको बुखार हो गया है और पसीने के माध्यम से उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। तो वो जो मेथड है वो कौन सा मेथड रहेगा। ऑप्शन ए रहेगा इवापोरेशन मेथड, ऑप्शन सेकंड रहेगा कन्वेक्शन मेथड, ऑप्शन थर्ड रहेगा रेडिएशन मेथड, और ऑप्शन फोर्थ रहेगा कंडक्शन मेथड। तो दोस्तों ये 4 तरह के मेथड है। मैंने आपको की पॉइंट की क्लासेस के अंदर एक एक इस चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो मैंने पीछे क्लासेस कंडक्ट करवा दी है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स की करवाई हुई है, फंडामेंटल की करवाई हुई है, गायनाकोलॉजी की, वो क्लासें आप ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें। की पॉइंट की क्लासेस आप विशेष तौर पर देखें। की पॉइंट की क्लासेस के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस है वो कवर मिलेगा। तो ये जो मेथड है वो रहेगा ऑप्शन ए इवापोरेशन का, ये मेथड रहेगा। इवापोरेशन का मेथड के कारण जो ये कंडीशन जो हम पेशेंट पसीने के माध्यम से जो हीट लॉस कर रहा है तो वो इवापोरेशन का मेथड रहेगा। इवापोरेशन क्या रहेगा कि मेथड हीट ट्रांसफर का होता है जिसके अंदर वेपर सच इज प्रिस्क्रिप्शन वाइज वेपोराइज्ड फ्रॉम द स्किन, स्किन वेपोराइज्ड होने के माध्यम से क्या करेगा कि जो टेम्परेचर है वो डाउन जाएगा। कन्वेक्शन की मेथड के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि हीट लॉस बाय द ट्रांसफर थ्रू एयर, हवा के थ्रू, जैसे किसी ने जो कूलर चलाया है कोई और, तो उस हवा के माध्यम से जब टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक है, तो वो रहेगा कन्वेक्शन मेथड। पंखा चल रहा है, नीचे पेशेंट है तो टच नहीं है लेकिन हवा के माध्यम से क्या करें तो उसका टेम्परेचर। कंडक्शन मेथड रहेगा हीट लॉस थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे हम कोल्ड स्पंजिंग कर रहे हैं, बर्फ की टकोर वगैरह कर रहे हैं तो उससे रहेगा, तो वो रहेगा कंडक्शन मेथड। और रेडिएशन मेथड नाम से हीट लॉस बाय द ट्रांसफर टू हीट थ्रू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा या रेडिएशन के द्वारा जब हीट का लॉस किया जाता है तो वो रहेगा रेडिएशन मेथड। नेक्स्ट जो एमसीक्यू रहेगा वो रहेगा, एक स्टूडेंट है, नर्स इज लर्निंग टू असेस ब्लड प्रेशर। एक छात्र है वो नर्स है, रक्तचाप का आंकलन करना सीख रहा है या ब्लड प्रेशर चेक करना सीख रहा है। व्हाट डज द ब्लड प्रेशर मेजर, तो रक्तचाप में क्या चीज मापी जाती है, क्या चीज ब्लड। देखो ब्लड प्रेशर बीपी का इजी क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या चेक करेगा कि ऑप्शन है फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू दी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो चेक करेगा, या फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट आर्टेरियल वॉल, या आर्टेरियल जो वॉल है उस पर जो ब्लड का फोर्स है वो चेक करेगा। फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट वेनस वॉल, या वेन्स वॉल पर जो ब्लड का प्रेशर वो चेक कर रहा है, या फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट, या हार्ट के द्वारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर है वो चेक करेगा। तो बीपी के अंदर हम किस चीज को चेक करते हैं, राइट, इसका जो राइट आंसर वो रहेगा ऑप्शन बी फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट आर्टेरियल वॉल। आर्टरी के अंदर जो ब्लड का जो प्रेशर है, आर्टेरियल वॉल जो आर्टरी की जो दीवारें हैं उस पर जो दाब ब्लड का आ रहा है वो हम चेक करते हैं बीपी के अंदर, मोस्टली ब्लड प्रेशर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा, नर्स इज प्रिपेयरिंग टू टीच ए 45 ईयर ओल्ड मेल क्लाइंट विद अस्थमा। अस्थमा का एक मरीज है, 45 साल उसकी एज दी गई है। नर्स प्रिपेयर कर रही है, क्या कर रही है कि एक अस्थमा, हाउ टू यूज
हिज इनहेलर, जो इनहेलर है वो कैसे यूज करना है, विच टेक्निकल टूल इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू टीच दी पेशेंट्स दिस स्किल। मतलब एक 45 साल का जो व्यक्ति है, उसको अस्थमा की कंडीशन है, उसको इनहेलर है वो लेना सिखाना है, तो ये जो कौन सा मेथड है वो उसके अंदर कौन सा जो तरीका है वो बेस्ट रहेगा। ऑप्शन ए रहेगा कि ए डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, डेमो दे करके। ऑप्शन बी रहेगा लेक्चर, उसको देंगे हम। ऑप्शन सी रहेगा डिस्कवरी मेथड, उसका रहेगा। ऑप्शन डी रहेगा पैनल मेथड या पैनल डिस्कशन एक मेथड रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए डेमोन्स्ट्रेशन जो मेथड है, डेमो दे करके हम बताएंगे कि इसको ऐसे खोलना है, ऐसे इसको लेना है। तो एक डेमो का एक मेथड होता है जिसके अंदर हम 45 साल तक एक व्यक्ति को, एक पेशेंट को हम सिखा रहे हैं कि जो प्रोसीजर है आपको इनहेलर का वो कैसे करना है। तो उसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट 37 नंबर एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि एक नर्स परफॉर्म कर रही है एक असेसमेंट ऑफ ए न्यू बॉर्न इन न्यूनेटल यूनिट, रिकॉर्ड दीज फाइंडिंग्स। हार्ट रेट उसकी आ रही है 45 बीट पर मिनट, इरेगुलर रेस्पिरेटरी एफर्ट उसको हो रहे हैं, नॉर्मल मसल्स उसको टोन है, लेकिन वीक क्राइंग कर रहा है, एंड ब्लूइश डिस्कलरेशन उसको शो कर रहा है पेरिफेरल स्किन पर। व्हाट वुड बी दी अपगार स्कोर इन दी न्यूनेट। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आप इसको राउट डाउन करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 101% एमसीक्यू आने वाला, 100% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको कंडीशन ऐसी दी होगी, ठीक है, सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिला, सेम का सेम ये डिटो क्वेश्चन छपने वाला है एग्जाम सीएचओ के अंदर। एक नवजात शिशु दिया गया है, नवजात शिशु, आप थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें। एक नवजात बच्चा दिया गया है, उसका हम आकलन कर रहे हैं कि नवजात बच्चे का जो हार्ट रेट है वो दी गई है 85 बीट पर मिनट। जो नवजात शिशु की वो हालांकि कितनी होनी चाहिए, 140 के प्लस होनी चाहिए, 120 30 40 के करीब इसकी हार्ट रेट होनी चाहिए, लेकिन ये हार्ट रेट कम है 85, उसको हमें नोट डाउन करना है। और उसको जो श्वसन की जो एक्टिविटी है, एफर्ट, वो श्वसन का जो एफर्ट है वो अनियमित है। मांसपेशियां उसकी जो टोन है वो नॉर्मल है, लेकिन कमजोर, जो रोना जो कराए रो बच्चा कम रहा है, और उसके जो त्वचा का पेरिफेरल जो स्किन का जो कलर है वो थोड़ा ब्लू कलर का है। तो इस तरह का जो कंडीशन हमें देखिए, तो अपगार स्कोर का, जिसके अंदर अपीयरेंस है, पल्स है, ग्रीमेस है, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन हम चेक करते हैं, तो वो सब चीजें हम चेक करके जो उसका स्कोर है वो क्या आना चाहिए, इस तरह का बच्चे का जो स्कोर है वो क्या आना चाहिए। तो ऑप्शन ए रहेगा 5, ऑप्शन बी रहेगा 8, ऑप्शन सी रहेगा 7 और ऑप्शन डी रहेगा 6। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी। अपगार स्कोर के बारे में मैंने एक स्पेशल क्लास डाली हुई है, आप अपगार स्कोर की क्लास पे जाकर विजिट करें और अपगार स्कोर के बारे में डीपली पढ़ें, क्योंकि अपगार स्कोर के अंदर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आप प्ले लिस्ट में जाएं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपगार स्कोर की क्लास है उसको कंप्लीट देखें और अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि आपको अपगार स्कोर के अंदर से क्वेश्चन 100% मिलेगा। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि हार्ट रेट है उसकी 100 से कम है, तो उसको अपगार स्कोर के अंदर हम उसको देंगे, नंबर देंगे 1। इरेगुलर रेस्पिरेटरी एफर्ट है तो उसका जो नंबर रहेगा 1, और नॉर्मल मसल टोनस को अंक देंगे 2, और वीकली क्राई करे तो अंक देंगे 1, और ब्लूइश डिस्कलरेशन है तो उसका जो स्किन का कलर है तो उसका अंक रहेगा 1। तो टोटल मिलाकर के इसका जो अपगार स्कोर है 6, इसका जो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू रहेगा 38 नंबर एमसीक्यू रहेगा कि द नर्स इज कॉल्ड टू ए क्लाइंट रूम टू असिस्ट द क्लाइंट हु हैज ए चेस्ट ट्यूब। एक पेशेंट है, नर्स को एक ऐसे क्लाइंट की सहायता के लिए कमरे में बुलाया गया है जिसके सीने के अंदर एक ट्यूब लगाई गई है। क्लाइंट स्टेटस है दैट इट फेल्ट लाइक द ट्यूब पुल्ड आउट, और क्लाइंट कैसे इसको महसूस कर रहा है कि जो ट्यूब है वो बाहर निकल गई है, ठीक है। नर्स असेस करेगी क्लाइंट एंड फाइंड दैट ट्यूब हैज डिसलॉज्ड एंड लाइंग ऑन द फ्लोर। व्हाट एक्शन शुड बी नर्स टेकन, मतलब क्या क्या कि एक नर्स है उसको एक ऐसे क्लाइंट के लिए बुलाया गया है। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन क्वेश्चन इजी बहुत है। जितना लेंथी क्वेश्चन होगा, आपको क्वेश्चन से डरना नहीं है, जितना लेंथी क्वेश्चन होगा उतना ही उसको इजी क्वेश्चन होगा। उसको समझना है थोड़ा सा कि एक नर्स को क्या किया गया है कि एक क्लाइंट के बारे में बताया गया है, उसको एक कमरे में ले जाया गया है। वहां पर क्या किया गया कि एक क्लाइंट है उसको एक ट्यूब लगाई गई थी, और क्लाइंट को ऐसे बताया, ऐसे लगा कि उसको जो ट्यूब है बाहर खींच ली गई है। नर्स जब देखती है तो वो ट्यूब उखड़ गई है, ट्यूब बाहर फर्श पर पड़ी हुई। तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले नर्स क्या करेगी, ऑब्टेन ए पेयर ऑफ स्टाइल ग्लव्स, सबसे पहले क्या करेगी, स्टाइल ग्लव्स पहनेगी। इमीडिएट कॉन्टैक्ट करेगी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, या कवर दी इंसर्शन साइट विद द स्टाइल ड्रेसिंग, या कवर करेगी जहां पर ट्यूब डाली है उसको स्टाइल ड्रेसिंग करेगी, या ऑप्शन डी इसका रहेगा सबमरेज करेगी द डिसलोगेज ट्यूब इनटू द स्टाइल वाटर, जो ट्यूब नीचे गिरी हुई है उसको सबमरेज करेगी, डिसलोगेज करेगी।
तो इसका जो राइट आंसर वो क्या रहेगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर जाएगा कि सबसे पहले जहां पर जिस वुंड है, जहां पर ट्यूब डली हुई है, तो उस पार्ट को स्टाइल ड्रेसिंग से हमें कवर करना है ताकि वहां पर इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा रहेगा कि द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर। प्रसव यानी कि डिलीवरी लेबर का मैंने आपको टोटली एक बढ़िया क्लास डाली हुई है, प्लीज आप उस क्लास पे विजिट करें। तो सेकंड चरण उसका पूछा गया है, उसके अंदर क्या घटना होगी, सेकंड चरण क्या के अंदर क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो ये मैंने आपको बताया गया है। ऑप्शन ए रहेगा डिसेंट फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन या क्राउनिंग एक्सटेंशन। ये इसका पैटर्न रहेगा, या सबसे पहले डिसेंट फ्लेक्शन रहेगी, इंटरनल रोटेशन आएगी, एक्सटेंशन रहेगा या क्राउनिंग रहेगा। ऑप्शन सी रहेगा डिसेंट फ्लेक्शन, क्राउनिंग रहेगी, एक्सटेंशन रहेगा, इंटरनल रोटेशन और फ्लेक्शन रहेगा। ऑप्शन डी रहेगा डिसेंट, इंटरनल रोटेशन रहेगी, क्राउनिंग, एक्सटेंशन रहेगा। तो इसका जो सेकंड स्टेज का जो राइट जो पैटर्न है वो रहता है, सबसे पहले डिसेंट होता है, फ्लेक्शन, डिसेंट फ्लेक्शन होता है सबसे पहले, फिर क्राउनिंग होगी, फर्स्ट सेकंड क्राउनिंग होगी, थर्ड एक्सटेंशन, इंटरनल एक्सटेंशन होगा और इंटरनल रोटेशन होगी। ठीक है, तो ये चार चीजें, इसका जो राइट पैटर्न है ये रहेगा। ठीक है, DCEI इसका राइटर पैटर्न होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म, थोड़ा सा इसके बारे में, मैकेनिज्म ऑफ लेबर आर फॉलोइंग एज इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग ऑफ हेड, एक्सटेंशंस, रिसब्स्टिट्यूशन, इंटरनल रोटेशन एंड एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। ये मैकेनिज्म है लेबर का, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इसको आप ध्यान से पढ़ना और ध्यान में रखना कि इसके अंदर से आपको एक तो जो भी लेबर की स्टेज है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो उसके अंदर आपको एक आधा क्वेश्चन मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में हम देखते हैं कि ए गैंग्लियोनिक डिजीज ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विच कोज इनएडुकेटेड मोटिलिटी इज टर्म्ड एज। आंत मार्ग, एक आंत मार्ग है उसके अंदर एक गैंग्लियोनिक रोग हो चुका है जो कि अपर्याप्त गतिशीलता का कारण बन जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्सरेटिव कोलाइटिस के नाम से जानेंगे, क्रोन्स डिजीज के नाम से जानेंगे, हर्चसप्रिंग डिजीज के नाम से जानेंगे, या इसको डाइवर्टिकुलर डिजीज के नाम से जाने जाएंगे। तो एक गैंग्लियन की कंडीशन जिसके अंदर होती है तो उसको हर्चसप्रिंग डिजीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रिबन लाइक स्टूल इसका जो साइन रहेगा वो रहेगा रिबन लाइक स्टूल, रिबन लाइक है स्टूल इसका जो राइट रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। वाइल एडमिनिस्ट्रेटर एयर ड्रॉप इन इन्फेंट, एक इन्फेंट है उसके अंदर एयर ड्रॉप हम डाल रहे हैं, दी नर्स शुड पुल द ईयर पिना टू द ईयर। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इसके अंदर पूछा जाता है कि हम एयर ड्रॉप डाल रहे हैं, एयर ड्रॉप डालने का जो पैटर्न है वो पूछा जाता है, इन्फेंट के अंदर डाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि ईयर को हम क्या करेंगे, पुल करेंगे डाउनवर्ड, पहले नीचे खींचेंगे और पीछे खींचेंगे, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, अपवर्ड एंड बैकवर्ड या बैकवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, तो ये एमसीक्यू इजी एमसीक्यू है, बार बार क्वेश्चन में रिपीट होने वाला एमसीक्यू है। तो जो पैटर्न है एयर ड्रॉप डालने का वो क्या रहता है कि डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, नीचे खींच के और थोड़ा पीछे खींचेंगे, तो ठीक है ये क्या रहेगा, नीचे खींच के और थोड़ा पीछे खींचेंगे, ये इसका पैटर्न रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, पुल दी पिना अपवर्ड एंड बैकवर्ड इन अडल्ट। अडल्ट के अंदर हम देखेंगे, एक इन्फेंट का दिया गया है, अडल्ट के अंदर हम देखेंगे पुल दी ईयर पिना को हम अपवर्ड एंड बैकवर्ड पिन करेंगे अडल्ट के अंदर, एंड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड इनटू चिल्ड्रन। अगर 3 साल से नीचे का जो बच्चा है उसके अंदर एयर ड्रॉप हम डाल रहे हैं तो उसको डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड करेंगे, लेकिन अगर अडल्ट के अंदर हम देखेंगे तो उसको अपवर्ड एंड बैकवर्ड करेंगे। ठीक है, नेवर इंस्टॉल द ड्रॉप डायरेक्टली ऑन द ईयर ड्रम, सीधा डायरेक्टली हम जो एयर बोन नहीं डालेंगे, टेम्परेनिंग मेम्ब्रेन पर वो गिरेगी। इंस्टॉल करेंगे ड्रग इनटू द साइड लेटरल पोजीशन के अंदर, जो साइड लेटरल पोजीशन रहेंगे रूम टेम्परेचर पे, और आइस कोल्ड जैसे बिल्कुल ठंडी वगैरह उसके अंदर नहीं डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर रहेगा 42। एक चाइल्ड इज नॉट गिविंग हिज टॉयज टू अनदर, दिस टाइप ऑफ द प्ले इज। एक बच्चा है वो अपना खिलौना दूसरे को नहीं दे रहा है, तो ये किस प्रकार का खेल होता है। ऑप्शन ए रहेगा पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए रहेगा पैरेलल प्ले, ऑप्शन बी रहेगा ग्रुप प्ले, ऑप्शन सी रहेगा सोशल प्ले, या ऑप्शन डी रहेगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये बिल्कुल ही राइट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, नाम से ही पता चल रहा है कि एक सिंगल बच्चा खुद खेल रहा है, तो पैरेलल प्ले इसको कहा जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्फेंट सोलेटरी, ऑनकुलर, सोशल अफेक्टिव प्ले, टोटल पैरेलल प्ले, थेरेप्यूटिक प्ले, प्री स्कूलर एसोसिएटिव एंड कोऑपरेटिव प्ले। स्कूल एज के अंदर क्या होता है, कम्पिटेटिव प्ले विद द रूल एंड रेशियोज होता है। एडोलसेंट गेम के अंदर क्या होता है, एथलेटिक एंड स्ट्रिक्ट रूल्स। तो ये सब प्ले की एक कंडीशन है कि अगर इन्फेंट है
तो वो क्या करेगा, अफेक्टिव सोशल अफेक्टिव प्ले या उनकुलर अकेला खेलना पसंद। टोडलर अगर बच्चा हो जाता है जब वो पैरेलल प्ले के अंदर आ जाता है, वो अकेला खेलना पसंद करेगा। प्री स्कूलर के अंदर बच्चा है तो कोऑपरेटिव प्ले के अंदर आ जाएंगे। स्कूल के एज के अंदर आएंगे बच्चे तो वो क्या करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन के साथ खेलना स्टार्ट। एडोलसेंट के अंदर आ जाएंगे तो वो एथलेटिक गेम के अंदर या स्ट्रिक्ट रूल के साथ खेलना चालू कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43 रहेगा इसका, एवरेज हाइट ऑफ ए न्यू बॉर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाइट है पूछी गई है न्यू बॉर्न की बर्थ के टाइम पे, जन्म के समय जो न्यू बॉर्न की हाइट है वो कितनी होगी। तो ऑप्शन ए रहेगा 45 to 50 इंचेस, ऑप्शन बी रहेगा 30 to 32 इंचेस, ऑप्शन सी रहेगा 18 to 20 इंचेस और ऑप्शन डी रहेगा 25 से 30 इंचेस। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 18 से 20 इंचेस। ठीक है, 18 to 20 इंचेस इसका जो राइट आंसर रहेगा। नॉर्मल लेंथ ऑफ ए न्यू बॉर्न एट बर्थ इज 18 to 20 इंचेस और 40 to 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 45 to 50 सेंटीमीटर, 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो कम से कम 18 से 20 इंच जो उसकी हाइट रहेगी। और सेंटीमीटर के अंदर हम देखते हैं तो 45 से लेकर के 50 सेंटीमीटर है इसकी जो हाइट है। तो सेंटीमीटर और इंचेस का विशेष ध्यान रखना, ये छोटी छोटी जो गलतियां हमें नहीं करनी है और इन चीज़ों को हमें हमें सही करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा रहेगा 44 नंबर एमसीक्यू है, रेट्रोब्यूलर न्यूट्राइटिस इज ए साइड इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। रेट्रोब्यूलर जो न्यूट्राइटिस है वो कौन सी दवा का साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो दवा का नाम बताया गया, इथेम्बुटोल ड्रग है, आइसोनियाजाइड है, स्टेप्टोमाइसिन है या पैराजिनामाइड है। ये 4 तरह की ड्रग दी गई है जिसका साइड इफेक्ट के कारण ये जो कंडीशन है वो हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इथेम्बुटोल। इथेम्बुटोल नाम की जो डिजीज है जो कि टीबी की ड्रग है, उसके अंदर जो रेट्रोब्यूलर न्यूट्राइटिस की जो कंडीशन है वो इस दवा के साइड इफेक्ट के कारण होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, INH इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ। ठीक है, INH, ठीक है, प्रेरित प्रीत न्यूरोपैथी किसकी कमी से उत्पन्न होती है। ठीक है, विटामिन की किस कमी के कारण INH की पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी का एजुकेशन है वो कौन से विटामिन की कमी के कारण होगी, तो विटामिन B1 इसका ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन B2 विटामिन B2 रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा B6 या ऑप्शन डी रहेगा B12। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो जाएगा पेरिफेरल न्यूरोपैथी अगर वो है तो विटामिन B6 की कमी से रहती है, B6 की कमी के कारण पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 46 रहेगा कि द विडाल टेस्ट इज पॉजिटिव इफ 2 एंटीजन टाइटर इज मोर देन। अगर विडाल टेस्ट 2 एंटीजन टाइटर अगर किस से अधिक आ जाते हैं तो विडाल को हम क्या पॉजिटिव मानेंगे। तो ऑप्शन ए है 1:70 इन एक्टिव इन्फेक्शन, ऑप्शन बी है 1:160 इन इन्फेक्शन, ऑप्शन सी है 1:80 इन एक्टिव इन्फेक्शन, ऑप्शन डी रहेगा 1:90 इन एक्टिव इन्फेक्शन। तो अगर 2 टाइटर एंटीजन के अंदर 1:160 इन्फेक्शन अगर आ जाता है तो उसको हम विडाल टेस्ट को हम पॉजिटिव मानेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 हम देखते हैं कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री इज नोन एज। माइक्रोबैक्टीरियम जो लेप्री है उसको किस नाम से जाना जाता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री इज आल्सो नोन एज। उसका जो सेकंड नाम है वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए है गोल्डन बेसिलिस के नाम से उसको जाना जाता है, ऑप्शन बी रहेगा कोच बेसिलिस के नाम से उसको जाना जाता है, ऑप्शन सी रहेगा मेजिकल बेसिलिस के नाम से जाना जाता है या ऑप्शन डी रहेगा हैंसन बेसिलिस के नाम से इसको जाना जाता है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री का जो दूसरा नाम है वो क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू CHO के व्यू से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी हैंसन बेसिलिस, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन यूट्रस इज ओवर स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन। ये क्वेश्चन पीछे इसी क्लास के अंदर आया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड द नर्स। तो नर्स का जो ऑक्सीटोसिन के बारे में मैंने आपको बताया कि उसके अगर ओवर हो जाती है, ओवर स्टिमुलेट अगर यूट्रस हो गया तो नर्स है वो कौन सा लक्षण देखेगी। ऑप्शन ए रहेगा वीक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, प्रोलॉन्ग्ड मोर देन 90 सेकंड, ऑप्शन बी रहेगा इंक्रीज। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आप पीछे जाकर इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इसका टाइटेनिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोलॉन्ग्ड फॉर मोर सेकंड, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़ते हैं 49 नंबर एमसीक्यू है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग फ्रसमाइड। फ्रसमाइड ड्रग का नाम है, एक दवा का नाम है। ठीक है, जो कि यूरिन वगैरह की जो कंडीशन होती है पेशेंट के लिए, पेशाब वगैरह की जब प्रॉब्लम होती है उसके अंदर दी जाती है। ठीक है, तो 16 मंथ का एक बच्चा है उसके लिए दी जा रही है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर उसको हो चुका है। ए नर्स शुड बी एक्सपेक्टेड टू मेक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो नर्स क्या करेगी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से पीड़ित 16 महीने का जो बच्चा है जिसको फ्रुसमाइड देने के बाद, फ्रुसमाइड उसको ड्रग दी है तो उसके बाद नर्स है वो कौन सा देखेगी कि क्या चेंजेज आए हैं।
तो वो फर्स्टमाइड ड्रग है वो क्या काम करेगी, डिक्रीज कर देगी रॉन्ची व्हेन लिसनिंग टू ब्रीथ साउंड। रॉन्ची साउंड मैंने अभी आपको इसी क्लास में पढ़ाई है, तो रॉन्ची साउंड्स हैं वो क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी फर्स्टमाइड। या कि 20 mmHg डिक्रीज ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको 20 mm/Hg तक कम कर देगी। या क्या करेगी, ऑप्शन सी रहेगा एक एन इंक्रीज इन एपिकल हार्ट रेट है उसको बढ़ा देगी। या ऑप्शन डी इसका रहेगा कि 10 ml/kg इंक्रीज ऑफ यूरिन आउटपुट है वो बढ़ा देगी, यूरिन आउटपुट बढ़ा देगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कि ए डिक्रीज इन रॉन्ची व्हेन लिसनिंग टू ब्रीथ साउंड। ब्रीथ साउंड जब हम देखेंगे तो उसके अंदर क्या जो सिक्रेशन अकोमोडेशन हुआ, जो फ्लूइड भरा हुआ है, तो वो कम होने की वजह से ये क्या करेगी कि वहाँ की जो रॉन्ची साउंड है वो क्लियर करेगी या कम करेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू रहेगा 50 नंबर एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज का। इफ ए चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लाइन इज ब्रोकन और इंटरप्टेड द नर्स फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी। यदि छाती के अंदर जल निकासी की जो पाइप है, ट्यूब का क्वेश्चन है, वो टूट चुका है या बाधित हो चुका है, तो नर्स का पहला एक्शन क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट फाइंडिंग करेगी, सबसे पहले उसको राइट डाउन करेगी, या फिजिशियन को नोटिफाई करेगी, या चेक द पेशेंट वाइटल, पेशेंट के वाइटल्स जो चेक करेगी, या करेगी क्लैंप द ट्यूब इमीडिएटली, या सबसे पहले क्या करेगी जो ट्यूब है उसको क्लैंप करेगी। तो इसका ऑप्शन डी है वो राइट आंसर रहेगा कि क्लैंप द ट्यूब इमीडिएटली, सबसे पहले वो क्लैंप को ट्यूब को क्लैंप करेगी। इसका राइट आंसर रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 51 हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इंडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग सीरम एल्ब्यूमिन। सीरम एल्ब्यूमिन का हम चेक कर रहे हैं, उसके लिए एक जो संकेत है माना जाता है सीरम एल्ब्यूमिन चेक करने के लिए कौन सा संकेत है उसको माना जाएगा कि फर्स्ट उसका ऑप्शन रहेगा कि फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन है। ऑप्शन बी रहेगा मेंटेनेंस ऑफ द ऑनकोटिक प्रेशर के लिए। ऑप्शन सी रहेगा फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के लिए हम सीरम बिलिरुबिन चेक करेंगे। या ऑप्शन डी है क्लोटिंग ऑफ द ब्लड के लिए हम जो है सीरम बिलिरुबिन लेवल चेक करेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मेंटेनेंस ऑफ द ऑनकोटिक प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे, सीरम बिलिरुबिन के लिए उसको माना जाता है कि मेंटेनेंस ऑफ द ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सीरम बिलिरुबिन उसकी जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 52, कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्कोहल एंड डिसल्फिराम। ये जो ड्रग्स दी गई है अल्कोहल या डिसल्फिराम रिजल्ट इन द नोजिया एंड हाइपरटेंशन। इनके इसके कारण क्या हो गया है, नोजिया और हाइपरटेंशन हो गया है। रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्कोहल एंड डिसल्फिराम रिजल्ट अकुमुलेशियो। शराब और डिसल्फिराम के संयोग के परिणाम जो घबराहट हो रही है, मतली हो रही है या ब्लड हो रहा है, तो उसका कारण क्या होता है। ऑप्शन ए रहेगा NaDH, ऑप्शन बी रहेगा मेथेनॉल, ऑप्शन सी रहेगा एसीटेट, और ऑप्शन डी रहेगा एसीटेल्डिहाइड। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन डी, एसीटेल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको बताऊं कि अल्कोहल इज हेलुसिनेशंस अकर विद इन। जो शराब के कारण मति भ्रम होता है वो कितने टाइम के अंदर हो जाता है, ठीक है। शराब पीने के बाद जब मति भ्रम जो होता है वो कितने टाइम के अंदर होता है, तो ऑप्शन ए रहेगा 24 घंटे के अंदर, ऑप्शन बी रहता है 36 घंटे के अंदर, ऑप्शन सी रहेगा 72 घंटे के अंदर, और ऑप्शन डी रहेगा 96 आवर्स के अंदर इसका अल्कोहल हेलुसिनेशन हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 और इसका जो राइट आंसर वो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्लूअर्स 4A। जो 4A ब्लूअर्स 4A साइंस हैं उसका निम्नलिखित में से 4A ब्लूअर साइन का हिस्सा नहीं है। ए फॉर ऑप्शन ए है इसका एवोल्यूशंस, ऑप्शन बी है इसका ओस्टेटिक थिंकिंग, ऑप्शन सी रहेगा एम्बिविलेशंस, और ऑप्शन डी रहेगा एसोसिएटिव लूजिंग। तो इसका जो राइट आंसर वो रहेगा ऑप्शन ए, एवोल्यूशंस। एवोल्यूशन है वो 4A साइन का, जो ब्लूअर्स 4A साइन है उसका हिस्सा नहीं है एवोल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 55 हम देखते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट। दोस्तों एक्सेप्ट वर्ड है ये आपको ध्यान में रखना है, निम्नलिखित में से सभी लसिका तंत्र के अंग है शिवाय एक्सेप्ट, ये आप चीज ध्यान में रखना है। इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे और यह वर्ड आपको भूलना नहीं है, इसकी वजह से जो क्वेश्चन है बहुत सारे क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो सभी जो है वो लसिका तंत्र के अंग है लेकिन एक को छोड़ करके। तो ऑप्शन ए इसका टॉन्सिल, ऑप्शन सी है सेप्लिन, ऑप्शन बी है थाइमस, और ऑप्शन डी है लीवर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कि डी, ऑप्शन डी लीवर है वो जो लसिका तंत्र है उसका लिम्फेटिक सिस्टम है उसका अंग नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 56, द नंबर ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा इन ए नॉर्मल अडल्ट इज। सर्वाइकल वर्टिब्रा का नंबर पूछा गया है नॉर्मल अडल्ट के अंदर, तो ये कितनी होती है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन 7। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा
होती है ऑप्शन डी C7। ठीक है, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, साइट ऑफ ग्रोथ इन लेंथ ऑफ ए न्यू बोन, लॉन्ग बोन इज, लॉन्ग बोन है किसी लंबी हड्डी की लंबाई में वृद्धि का जो स्थान है वो कहां से होता है। ठीक है, साइट ऑफ द ग्रोथ ऑफ लेंथ ऑफ ए लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन कोई हड्डी है उसकी वृद्धि हो रही, ग्रोथ हो रही है, तो वो कौन से पार्ट से होगी। ए रहेगा डायाफाइसिस से, ऑप्शन बी रहेगा एफिफिजियल से प्लेट से, ऑप्शन सी रहेगा बोन मेरो से, और ऑप्शन डी रहेगा पेरीओस्टियम साइड से है वो ग्रोथ करेगी हड्डी, वो बढ़ती है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी है, एपिफिजियल प्लेट की जगह से वो वृद्धि करेगी, जो हड्डी है वो बढ़ेगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखें, कवरिंग ऑफ द बोन इज, जो हड्डी का आवरण है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड्डी का आवरण होता है, जो हड्डी है उसकी जो बाहर के ऊपर की कवरिंग है उसको किस नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका पेरियोस्टियम नाम से, ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप है, ऑप्शन ए की जगह डी लिखा है, लेकिन ऑप्शन ए इसको माने आप पेरियोस्टियम। ऑप्शन बी रहेगा बोन मेरो, ऑप्शन सी रहेगा एपिफाइजियल प्लेट, और ऑप्शन डी रहेगा पेरियोस्टियम। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, उसका जो राइट आंसर रहेगा वो पेरियोस्टियम रहेगा। ऑप्शन ए और जो डी है दोनों ए सेम सेम लिखे गए हैं, ऑप्शन डी और ए, तो ये पेरियोस्टियम इसका राइट आंसर रहेगा। ये आप थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 इसका रहेगा कि ए पेशेंट इज लाइन इन ए सुपाइन पोजीशन, एक पेशेंट को सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटाया गया है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी कैन बी प्रिवेंटेड इन द पेशेंट बाय यूजिंग, एक मरीज है उसको पीठ के बल लेटा दिया गया है और इस मरीज के निचले हिस्से को बाहरी घुमाव को किसका उपयोग करके रोका जा सकता है। एक निचला हिस्सा इसका हम घूमना नहीं चाहिए, तो इसको कौन सी चीज हम लगा करके इसको जो घुमाव को हम रोक सकते हैं। फुटबोर्ड बिलो दी एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी के नीचे फुटबोर्ड लगाएंगे। बी करेंगे सैंडबैग ऑन द फिट, फुट के नीचे सैंडबैग लगाएंगे। ऑप्शन सी रहेगा कि ट्रोकेंटर रोल ऑफ द नी, रो के बीच में या नीचे क्या करें ट्रोकेंटर रोल लगाएंगे, या ट्रोकेंटर रोल लगाएंगे थाई के नीचे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, ट्रोकेंटर रोल टू दी थाई, थाई के जो बीच में या नीचे क्या करेंगे हम ट्रोकेंटर रोल लगाएंगे ताकि जो एक्सटर्नल रोटेशन है उसको बचा सकें। क्वेश्चन नंबर 60 रहेगा, दी प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो प्राइमरी सोर्स है, राइट, बिल्कुल ही सिंगल लाइन, बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या रहेगा कि बॉडी के अंदर जो एनर्जी का जो सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, वो क्या होता है। ऑप्शन ए रहेगा मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन बी रहेगा सनलाइट, ऑप्शन सी रहेगा हार्ट बीट, और ऑप्शन डी रहेगा सर्कुलेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए रहेगा मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन बी रहेगा सनलाइट, ऑप्शन सी रहेगा हार्ट बीट, और ऑप्शन डी रहेगा सर्कुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेटाबॉलिज्म है, वो बॉडी का जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन ए इसका जो राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन विच एक्सटेंड इनटू द कार्पो मेटाकार्पल सीएमसी, इसको कहते हैं जॉइंट, इज नोन एज, प्रथम मेटाकार्पल अस्थि है उसके आधार का फ्रैक्चर हो चुका है, कार्पो मेटाकार्पल सीएमसी जोड़ तक उसको चला गया है, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, उस फ्रैक्चर को हम किस नाम से जानेंगे। ऑप्शन ए रहेगा हैंगमैन फ्रैक्चर के नाम से जानेंगे, ऑप्शन बी रहेगा जोन्स फ्रैक्चर के नाम से, ऑप्शन सी रहेगा बेनेट फ्रैक्चर के नाम से, और ऑप्शन डी रहेगा बॉक्सर फ्रैक्चर के नाम से इसको जानेंगे। ठीक है, सीएमसी जो मेटाकार्पल्स का जो फ्रैक्चर है वो जोड़ तक चला गया है, आगे तक चला गया, तो उस फ्रैक्चर को हम किस नाम से जानेंगे, बेनेट फ्रैक्चर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा कि बेनेट फ्रैक्चर के नाम से इस तरह के फ्रैक्चर को जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बेनेट फ्रैक्चर, बॉक्सर फ्रैक्चर, हैंगमैन फ्रैक्चर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि बेनेट फ्रैक्चर क्या होता है कि इंट्रा आर्टिकल फ्रैक्चर होता है, इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ द थंब, मतलब अंगूठे के जो फ्रैक्चर होते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा ये फ्रैक्चर कॉमन फ्रैक्चर होता है। बॉक्सर फ्रैक्चर के अंदर फ्रैक्चर ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल जो फ्रैक्चर होती है वो बॉक्सर फ्रैक्चर के नाम से जानी जाती है। हैंगमैन फ्रैक्चर के नाम से क्या होता है, फ्रैक्चर ऑफ द एक्सिस इन दी सर्वाइकल रीजन यूजली सीन इन सुसाइड केस, सुसाइड केस के अंदर ज्यादातर जो होता है एक्सिस का फ्रैक्चर होता है सर्वाइकल रीजन के अंदर, तो सबसे ज्यादा सुसाइड केस के अंदर इस बोन का फ्रैक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 62 रहेगा आज का हमारा, एट द विच एज हेड सर्कमफ्रेंस विल बी बिकम टू इक्वल टू चेस्ट, हेड सिर की परिधि और छाती की जो परिधि है, हेड सर्कमफ्रेंस बराबर होता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस, तो कौन सी एज के अंदर हो जाता है। बिल्कुल ही पीडिया का एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रहेगा 3 मंथ पे, ऑप्शन बी रहेगा 6 मंथ पे, ऑप्शन सी रहेगा 9 मंथ पे, और ऑप्शन डी रहेगा 12 मंथ पे। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होना चाहिए कि 12 मंथ इसकी जो एज है वो रहेगी। 1 साल की एज पर क्या होता है कि जो हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो इक्वल हो जाता है 12 मंथ यानी कि 1 साल की एज पर।
बाकी पीडीएफ की क्लास में आप जाके देखें तो ये मैंने आपको हेड सर्कमफ्रेंस सब कुछ उसके अंदर पढ़ाया हुआ है। की पॉइंट्स की क्लासेस भी आप जाके विजिट करें। आज का क्वेश्चन नंबर 63 रहेगा, अमोंग दीज विच ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रंस, इनमें से कौन सा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 63 हम देखते हैं कि अमोंग विच ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर चिल्ड्रंस बच्चों का जो हेल्थ स्टेटस चेक करने के लिए, हेल्थ पोषण की जो स्थिति हमें चेक करनी है उसके लिए सबसे अच्छा जो संकेत है वो कौन सा रहेगा। हेड सर्कमफ्रेंस, ऑप्शन बी रहेगा चेस्ट सर्कमफ्रेंस, ऑप्शन सी रहेगा हाइट फॉर एज, ऑप्शन फोर्थ रहेगा वेट फॉर हाइट। तो ऑप्शन न्यूट्रिशनल बच्चों के लिए अंदर चेक करना है तो हमें जो ऑप्शन डी है वेट फॉर हाइट है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वेट फॉर हाइट। क्वेश्चन नंबर 64 हम देखते हैं कि एक कंडीशन दी गई है, क्लाइंट में बी हैव circutions and non-direct thinking or speech that digresses from the main point of a conversions and the client never return to the main point is called। ऐसी कोई कंडीशन दी गई है जिसके अंदर क्या कर रहा है, ग्राहक की जो सोच है या जो भाषण है वो घुमावदार या अप्रत्यक्ष हो सकता है, मतलब जो बातचीत के मुख्य बिंदु से भटक जाता है। मतलब हमें कोई भी एक पेशेंट है जो क्या करता है, टॉपिक कोई है, कोई टॉपिक पे बात कर रहा है, उसको पॉलिटिशियन की कोई टॉपिक दे दिया लेकिन वो घूम करके कोई भी और किसी टॉपिक पर चला गया, वो कोई इन्वायरमेंट की बात करने लग गया, वो कभी किसी की बात करने लग गया, कोई बात मतलब किसी टॉपिक शिक्षा की बात कर रहा है, शिक्षा की बात को छोड़ करके वो लड़ाई दंगों की बात करने लग गया। तो अपने मेन बिंदु को छोड़ करके, हम मेन टॉपिक पर छोड़ करके वो किसी और टॉपिक पे चला जाता है और अपने मेन बिंदु पर वापस नहीं आ रहा। तो उस तरह की जो कंडीशन है तो उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए रहेगा टेंजेंटाइटली, ऑप्शन बी रहेगा सर्कमस्टेंसली, ऑप्शन सी रहेगा इकोप्रेक्सिया और ऑप्शन डी रहेगा इकोलेलिया। तो ऑप्शन ए है टेंजेंटाइटली, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ेंगे, अनसेकेबल बिलीफ इज नोन एज, अटल विश्वास किसको कहते हैं। अटल विश्वास जो कहते हैं, अनसेकेबल विश्वास है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रहेगा हेलुसिनेशन, ऑप्शन बी रहेगा डेल्यूजन्स, ऑप्शन सी रहेगा इल्यूजन्स और ऑप्शन डी रहेगा परसेप्शन। साइकोलॉजी का ये क्वेश्चन रहेगा तो इसका जो राइट आंसर बी रहेगा, डेल्यूजन को अनसेकेबल बिलीफ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर जाएगा। डेल्यूजन को अनसेकेबल फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ अबाउट द समथिंग और एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अनसेकेबल फॉल्स या फिक्स्ड बिलीफ है उसको डेल्यूजन के अंदर ये माना जाता है। हेलुसिनेशन के हम मानते हैं इट फॉल्स परसेप्शन अबाउट विदाउट एनी स्टिमुलाई, वहां पर कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है और फिर भी ऐसे लग रहा है कि वहां पर कोई खड़ा है, ये दिख रहा है, तो वो हेलुसिनेशन होता है। इल्यूजन के अंदर क्या है, परसेप्शन विद रियल स्टिमुलाई, वहां पर रियल स्टिमुलाई है उसके अंदर उसको परसेप्शन हो रहा है, फॉल्स बिलीफ हो रहा है, तो वो रहेगा इल्यूजन्स। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे कि नर्स इज केयरिंग फॉर ए मल्टीपल क्लाइंट, डिटरमाइन दैट विच वुमेन्स वुड बी हाईएस्ट नीड फॉर इंटरमीडिएट मॉनिटरिंग ड्यूरिंग लेबर। मतलब एक से अधिक ग्राहकों की देखभाल करने वाली एक नर्स है, वो निर्धारित करती है कि किस महिला को प्रसव के दौरान आंतरायिक निगरानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन रहेगी जिसके अंदर जिस पेशेंट को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ए वुमेन है विद ए प्रीवियस सिजेरियन, जिसको पहले से सिजेरियन हो चुका है उस पर ज्यादा ध्यान देगी, या एक 41 वीक की प्राइमरी गर्भवती है उसको ध्यान देगी, या एक वुमेन है वो गेस्टेशनल एज की डायबिटिक है उसको ध्यान देगी, या एक वुमेन है उसको प्री एक्लेम्सिया है तो ध्यान दे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एक 41 साल की जो वीक्स की जो प्राइमरी ग्रेविदा महिला है उसको 41 साल मतलब टाइम पीरियड उसको ज़्यादा हो चुका है। नॉर्मल जो 37 वीक उसको होना चाहिए, 37 से 41 वीक मतलब उसका टाइम पीरियड वो ज़्यादा चला गया। ठीक है, पोस्ट मैच्योरिटी उसके अंदर हो गई, तो उस तरह का जो कंडीशन का जो प्राइमरी ग्रेविदा रहेगी तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा उसको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। क्वेश्चन नंबर 67 आज का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा कि लेबरिंग क्लाइंट इज एक्सपीरियंस्ड डिस्फीनिया हो रहा है, उसको डायफ्रोसिस हो रहा है, टेकिकार्डिया हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है, तो ये सभी कंडीशन हो रही है तो नर्स सस्पेक्ट करेगी कि रोटोकेविकल कंप्रेशन उसको केवल कंप्रेशन उसको हो चुका है। विच इंटरवेंशन शुड बी नर्स इंप्लीमेंट इमीडिएटली। एक प्रसव पीड़ा से गुजर रहा है, एक प्रसव एक डिलीवरी से गुजर रहा है, एक पेशेंट है उसको सांस की दिक्कत हो गई, पसीना उसको आ रहा है, बीपी उसका जो कम हो रहा है, तो उस तरह की जो कंडीशन है तो नर्स को सबसे पहले क्या चीज़ देखनी चाहिए, क्या चीज़ करना चाहिए। टर्निंग द क्लाइंट इनटू हर लेफ्ट साइड, तो क्या करेगी लेफ्ट साइड के अंदर क्लाइंट को टर्न करेगी, टर्निंग द क्लाइंट इनटू हर राइट साइड, राइट साइड में टर्न करेगी। पोजीशन द बेड रिवर्स ट्रेंडलिंग बोल पोजीशन उसको देगी या पोजीशन करेंगे सुपाइन पोजीशन के अंदर, तो क्या करेगी टर्निंग द क्लाइंट ऑनटू हर लेफ्ट साइड, वो क्या करेगी क्लाइंट को अपनी लेफ्ट साइड के अंदर, क्योंकि सीपीआर वगैरह की कभी भी जरूरत पड़ सकती है तो इसका राइट आंसर जाएगा ए, क्योंकि पेशेंट को सीपीआर वगैरह का कंडीशन देंगे तो खुद वो पेशेंट को लेफ्ट साइड में और खुद पेशेंट की राइट साइड के अंदर है वो
खड़ी होगी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर रहेगा 68 नंबर हमारा क्वेश्चन रहेगा कि एक क्लाइंट है, शेड्यूल किया गया है ब्लड टू बी ड्रॉ फॉर द रेडियल आर्टरी फॉर ए आर्टियल ब्लड गैस एबीजी डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, एक नर्स असिस्ट करेगी परफॉर्मिंग एलन टेस्ट करेगी बिफोर ड्रॉइंग द ब्लड टू डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ द विच। तो सब अपने को क्या करना है कि एबीजी का सैंपल लेना है। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन इजी लैंग्वेज के अंदर ये रहेगा कि एबीजी का सैंपल लेना है, एलन टेस्ट उसके लिए हमें करना है। ठीक है, तो क्या डिटरमाइन करना है। ठीक है, अल्नर सर्कुलेशन चेक करेगी, अल्नर सर्कुलेशन या कैरोटिड सर्कुलेशन चेक करेगी, फीमोरल सर्कुलेशन चेक करेगी, ब्रेकियल सर्कुलेशन चेक करेगी। तो बिल्कुल एलन टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर का कि अल्नर सर्कुलेशन है वो चेक किया जाएगा आर्टरी के अंदर और वहां से जो एबीजी का सैंपल है वो लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 आज का रहेगा कि द नर्स ऑब्जर्व दैट ए क्लाइंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज एक्सपीरियंस abnormally deep regular rapid respirations. How should the nurse correctly document the observation in the medical record? एक नर्स है, उसने क्या देखा कि एक डायबिटिक यानी मधुमेह कीटोएसिडोसिस से पीड़ित एक पेशेंट है और वो क्या कर रहा है, उसको दिक्कत क्या आ रही है, उसके साइन एंड सिम्टम क्या आ रहे हैं कि गहरी मतलब डीप सांसें ले रही है, तेज सांसें ले रही है और कंटिन्यू ले रही है। तो इस तरह का वो अगर मेडिकल रिकॉर्ड करेगी तो वो कैसे दर्ज करेगी कि इस पेशेंट को क्या कंडीशन हो चुकी है। ऑप्शन ए रहेगा एपीनिया की कंडीशन हो गई, ऑप्शन बी रहेगा ब्रेडीपेनिया की कंडीशन है, ऑप्शन सी रहेगा कि उसको चीनी स्ट्रोक हो गया और ऑप्शन डी रहेगा कोस्मोल रेस्पिरेशन ये रहेगा। तो ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर रहेगा कि कोस्मोल डिजीज जब होती है तो उसके अंदर असामान्य रूप से जो डीप है वो लगातार तेज सांसें लेता है पेशेंट, तो कोस्मोल डिजीज या कोस्मोल रेस्पिरेशन के उस नाम से उसको जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 आज का रहेगा कि द नर्स रिव्यू ए क्लाइंट इलेक्ट्रोलाइट रिजल्ट एंड नोट द पोटेशियम लेवल इज 4.5 MEQ पर लीटर। ठीक है, व्हाट शुड द नर्स लुक फॉर एन ऑन द कार्डिक मॉनिटर एज ए रिजल्ट ऑफ द लेबोरेटरी वैल्यू। नर्स ने क्या किया है, क्लाइंट एक पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट परिणाम चेक किया है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उसने क्या देखा है कि पोटेशियम का जो लेवल है वो 5.4 MEQ पर लीटर है। तो प्रयोगशाला के जो मान का जो परिणाम स्वरूप है, नर्स क्या करेगी कार्डिक की कौन से जो ईसीजी के अंदर जो कौन से चेंजेस चेक करेगी पोटेशियम के अंदर, तो एसटी एलिवेशन आएगा या पीक पी वेव है वो पिक्ड आएगी या प्रोमिनेंट यू वेव है वो प्रोमिनेंट आएगी या नेरो पिक्ड टी वेव है वो नेरो या पिक्ड आएगी। तो ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर रहेगा नेरो पिक्ड टी वेव इसके अंदर आएगी। सीरम पोटेशियम लेवल अगर 4.5 MEQ पर लीटर आ रहा है तो इंडिकेट कर रहा है हाइपर कैलेमिया की कंडीशन को और उसके अंदर जो टी वेव है वो नेरो रहेगी और पिक्ड आएगी। ठीक है, और कार्डिक चेंजेस के अंदर इंक्लूड वाइड फ्लैट पी वेव अगर आ रही है, प्रोलोंग्ड PR इंटरवल आ रहा है, वाइडेंस QR कॉम्प्लेक्स आ रहा है, नेरो पिक्ड टी वेव इसके अंदर आएगी। क्वेश्चन नंबर 71 रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ECG फाइंडिंग इंडिकेट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। निम्नलिखित में कौन सी ECG खोज मायोकार्डियल इन्फेक्शन को इंगित करती है। ECG के अंदर अगर MI अगर हो गया तो MI ECG के अंदर हम कौन सी चीज़ देख करके बताएंगे कि इसको पेशेंट को MI की कंडीशन है वो उत्पन्न हो चुकी है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की इसकी कंडीशन है वो पैदा हो गई है। ऑप्शन ए रहेगा ST सेगमेंट एलिवेशन आ रहा है, वाइड QR कॉम्प्लेक्स आ रहा है, प्रेजेंस ऑफ यू वेव अगर प्रेजेंट आ रही है, टी वेव इन्वर्जन आ रही है तो MI के अंदर क्या होगा कि ST सेगमेंट एलिवेशन आएगा। ST जो सेगमेंट है PQRST जो वेव हम इसके अंदर जो ग्राफ बनेगा तो ST सेगमेंट है वो एलिवेशन आएगा, ऊपर उठा हुआ आएगा, ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस एंड असेसमेंट ऑफ द सीवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर। अगर हार्ट फेलियर हो चुका है किसी का तो कौन सा परीक्षण है वो हृदय फेफड़े तक के लिए हम जांच करेंगे, कौन सा टेस्ट किए जाएंगे, इसको BNP करेंगे, PSA करेंगे, ट्रोपोनिन करेंगे या ANA करेंगे। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर से सबसे ज़्यादा BNP ठीक है टेस्ट है वो किया जाता है सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 हम देखते हैं। दोस्तों क्लास थोड़ा लेंथी हो रहा है इसलिए मैं क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आपको कवर करवा देता हूँ। नॉर्मल थेराप्यूटिक रेंज ऑफ द सीरम डिगोक्सिन इस सीरम की सामान्य चिकित्सकीय सीमा, डिगोक्सिन जो सीरम है उसकी जो सामान्य जो सीमा वो कितनी होनी चाहिए, 3 से 4 NG पर ml होती है, 2.2 से 3 NG पर ml होती है, 0.5 से 2 NG पर ml होती है या 0.2 से 0.5 NG पर ml होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 0.5 से 2 NG पर ml इसका राइट आंसर रहेगा डिगोक्सिन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 हम देखते हैं कि स्मॉल पेनफुल नोड आर फिंगर, स्मॉल पेनफुल नोड्स आर फिंगर एंड टोज
आर दैट कॉल्ड ओस्लर नोड्स आर सीन इन विच डिजीज। जो ओस्लर नोड्स है वो कौन सी डिजीज के अंदर शो होते हैं, छोटी छोटी दर्दनाक गांठें बनती है, तो वो कौन से ओस्लर नोड उनको कहा जाता है, वो किस डिजीज के अंदर होते हैं। तो रोमेटिक आर्थराइटिस ऑप्शन ए इसका रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा इन्फेक्टेड एंडोकार्डिटाइटिस, ऑप्शन सी रहेगा पेरिकार्डिटाइटिस, ऑप्शन डी रहेगा मायोकार्डिटाइटिस। तो ऐसी कौन सी डिजीज है उसके अंदर है जो ओस्लर नोड्स है वो दिखाई देंगे। तो ऑप्शन बी है इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटाइटिस, जो डिजीज है उसके अंदर हमें जो ओस्लर नोड है वो दिखाई देंगे। ठीक है, ओस्लर नोड इज एंड जनरल लेजन्स सीन इन इफेक्टिव बैक्टीरिया एंडोकार्डिटाइटिस। ठीक है, इसके अंदर शो होता है। क्वेश्चन नंबर 75 हम देखते हैं, विच मेथड इज यूज्ड टू ओपन एयर when the victim is suspected to have cervical और spine injury। अगर पेशेंट को सर्वाइकल और स्पाइन इंजरी हो चुकी है, रीढ़ की हड्डी की चोट लगी, संदेह हो चुका है, तो कौन सा, तो वायु मार्ग खोलने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेगी। ऑप्शन ए रहेगा जो थ्रस्ट मैनवर करेगी, हेड टिल्ट चिन लेफ्ट मेथड यूज करेगी, सी ऑप्शन रहेगा बोथ दोनों यूज करेगी, या ऑप्शन डी रहेगा नोज पिंच टेक्निक है वो यूज करेगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कि जो थ्रस्ट मैनवर है वो यूज किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा कि जिसको रीढ़ की हड्डी अगर चोट लग गई है, पीड़ित व्यक्ति हो गया और उसका वायु मार्ग खोलने के लिए जो थ्रस्ट मैनवर है उसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, इन बोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म आर एक्सेप्ट। इन बोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है और वो जन्मजात से ही दिक्कत है उसके अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर जो जन्मजाती त्रुटियां हैं, एक को छोड़ करके। ऑप्शन ए है साइटिक फिब्रोसिस, ऑप्शन बी रहेगा फिनाइल कीटोन्यूरिया, ऑप्शन डी बी रहेगा टाई-सेचेस डिजीज, ऑप्शन डी रहेगा टर्नर सिंड्रोम। तो ऑप्शन डी टर्नर सिंड्रोम है इसका जो राइट आंसर जाएगा। बाकी सारी डिजीज है ये पाचन से संबंधित डिजीज है, तीनों डिजीज है और ये जन्म के समय प्रेजेंट हो सकती है, साइटिक फिब्रोसिस, फिनाइल कीटोन्यूरिया और टाई-सेचेस डिजीज। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम है वो डिजीज है वो इससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज लोकेटेड जस्ट इंफीरियर टू थैलेमस। थैलेमस के जस्ट पीछे की ओर एक संरचना हमें दिखाई देती है, तो वो क्या होती है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है सेरिबोलम उसको कहा जाता है, ऑप्शन बी मेडुला उसको कहा जाता है, ऑप्शन सी है एपिथैलेमस उसको कहा जाता है, या ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस उसको कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, थैलेमस के पीछे जो संरचना दिखाई जाती है उसको हाइपोथैलेमस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, इन्फेंट फाउंड टू बी पॉजिटिव फॉर HbSAg। ठीक है, एक शिशु है उसमें HbSAg पॉजिटिव पाया गया है। ठीक है, माँ है वो भी HbSAg जो कैरियर है, माँ को भी HbSAg पाया थी, लेकिन क्या माँ की हेपेटाइटिस बी सीरोलॉजिकल प्रोफाइल क्या होने की संभावना है। माँ की अगर हेपेटाइटिस बी की अगर सीरोलॉजिकल प्रोफाइल देखें तो माँ क्या होगी कि माँ सिर्फ HbSAg पॉजिटिव होगी, माँ HbAg और HbEAg दोनों पॉजिटिव होगी, HbSAg नेगेटिव आएगा और एंटी HbEAb पॉजिटिव आएगा, या HbC एज पॉजिटिव आया। तो बी इसका राइट है, HbAg एंड HbEAg दोनों ही इसके अंदर पॉजिटिव आएंगे, बी इसका राइट आंसर जाएगा। पॉलीहाइड्रोमिनोसिस का क्वेश्चन है, इन सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। जो पॉलीहाइड्रोमिनोसिस है वो सभी कंडीशन के अंदर शो होगा, एक को छोड़ करके। तो ऑप्शन ए है इसका ड्यूडिनल एट्रेजिया के अंदर पॉलीहाइड्रोमिनोसिस होगा, बी है ट्रेक्यो इसोफिजियल फिस्टुला के अंदर होगा, ऑप्शन सी है एनासेफेली के अंदर होगा, ऑप्शन डी है कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटी ऑफ द फीटल किडनी के अंदर है। तो ऑप्शन ड्यूडिनल एट्रेजिया, ट्रेक्योफिजियल इसोफिजियल फिस्टुला, एनासेफेली, इन तीनों की कंडीशन के अंदर पॉलीहाइड्रोमिनोसिस हो सकता है। लेकिन ये जो तीनों कंडीशन है इनके अंदर ये होता है, लेकिन कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटी ऑफ द फीटल अगर किडनी के अंदर दिक्कत है तो ये पॉलीहाइड्रोमिनोसिस की कंडीशन नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, ए 3-year-old चाइल्ड वाज ब्राउट टू इमरजेंसी रूम विद हाइपोवोलेमिक शॉक, द इनिशियल फ्लूइड बॉल्स आर शुड बी एडमिनिस्ट्रेड एट। एक 3 वर्षीय जो बच्चा है उसको हाइपोवोलेमिक शॉक के साथ आपातकालीन कक्ष में लाया गया है। प्रारंभिक द्रव बोलस किस समय दिया जाना चाहिए। तो जो सबसे पहले ए 10 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देंगे, 20 ml देंगे पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, 30 ml देंगे पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, या ऑप्शन डी रहेगा 40 ml देंगे हम पर केजी बॉडी के हिसाब से। तो इस तरह के जो बच्चे को आपातकालीन कक्ष में लाया तो प्रारंभिक जो द्रव बोलस दिया जाएगा तो 20 ml के हिसाब से दिया जाएगा। 20 ml पर 3 साल का बच्चा है तो 20 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर तैयार किया हुआ क्लास। इसके अंदर मैंने आपको 80 क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में डाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है
कि जो जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, तो क्लास को आप कंटिन्यू कंप्लीट वॉच करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। नेक्स्ट इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्लास मैं आपके लिए कंटिन्यू लेकर के आ रहा हूँ। आने वाले 7 दिनों के अंदर आपको कम से कम 2000 प्लस एमसीक्यू है वो मैं कवर करवाऊंगा। इसके अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन, नर्सिंग लेवल के जितने भी क्वेश्चन है, रीजनिंग की क्लासें हैं, सभी इसके अंदर कंडक्ट रहेगी। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की एक नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे भी बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।